देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। हाँ। हाँ अच्छा, मैम। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग तो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बजट। ठीक है, तो हेडिंग कर लो बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अच्छा, तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल है चैप्टर। मतलब बजट क्या है वो भी सीखना है, और बजट को कैसे कंट्रोल करे वो भी हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बजट क्या है। देखो, कुछ दिन पहले ही हम लोग का बजट पेश हुआ था ना। फेब में हर साल ही जो है बजट पेश होता है। तो वो बजट में क्या रहता है, बजट में ये रहता है कि गवर्नमेंट जो है कौन से सेक्टर में कितना खर्चा करना चाहती, मतलब कहाँ से गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंस करना चाहती है। ठीक है, मतलब मान लो स्कूल बनाना है, हेल्थ का सेक्टर में पैसा लगाना है, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पर भी। ठीक है, और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, किस तरीके से रेवेन्यू आएगा, इसका पूरा एक जो डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि रिटन होता है। फिर उसको रीड किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पे, तब सभी को पता चलता है कि इस साल का बजट ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ भी बजट का मतलब वही है। बजट का मतलब जैसे गवर्नमेंट का अपना प्लानिंग होता है कैसे करके बजट पूरे देश के लिए एक साल के लिए रखना है, सेम उसी तरीके से जो है कंपनी अपना बजट बनाती है। ठीक है, जो कि बिजनेस एंटिटी जो है वो भी अपना बजट बनाती है। तो बजट का मतलब क्या है, बजट का मतलब है एक प्लानिंग। ठीक है, बजट का मतलब है प्लानिंग। ये देखो, बजट का मतलब हो जाता है, एक सिंपल लिखवाए तो इट इज अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लानिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, और वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हो इन रिटर्न। ठीक है, रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न होगा, बजट को रिटर्न होना चाहिए। तो देखोगे ना, जब फाइनेंस मिनिस्टर वो पढ़ते हैं तो वो रिटर्न होता है। ठीक है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग का प्लानिंग दिखेगा। तो वैसे ही बिजनेस का रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें बिजनेस में क्या क्या करना है उसका प्लानिंग दिखेगा। ठीक है, मतलब बिजनेस में एक्सपेंस कहाँ से करेंगे, रेवेन्यू कैसे, तो बिजनेस में रेवेन्यू कैसे आएगा, सेल करके। एक्सपेंस क्यों होगा, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे, अदर एक्सपेंसेस होगा। तो ये हो जाता है बिजनेस का एक्सपेंसेस। और इनकम कहाँ से होगा, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बेच के जो इनकम होगा उसको हम लोग बोलेंगे जो है इनकम। ठीक है, तो अब ये सब कैसे करेंगे उसका जो प्लानिंग है, उसको जब हम लोग राइट डाउन करते हैं तो उसे बजट बोलते हैं। लेकिन बजट का एक कंडीशन है कि बजट जो है वो रिटर्न होना चाहिए, और दूसरा जो है बजट को ना हमें मॉनिटरी टर्म में बताना पड़ेगा। देखोगे जब हम लोग का जो बजट पेश होता है वहां पर भी बोल दिया जाता है इस सेक्टर में इतना करोड़, इस सेक्टर में इतना लाख ये खर्चा होगा। तो बजट को मॉनिटरी टर्म में बताना जरूरी है, तभी वो बजट कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी में डिफाइन होना चाहिए, जैसे कितने रुपए में। ठीक है, कितने रुपए का है वो प्लानिंग। जैसे मेरे बिजनेस में मुझे सेल करना है, मेरा सेल इंक्रीज करना है, तो ये बजट नहीं हुआ कि सेल इंक्रीज करना है, कितने से करना है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो उसमें मुझे क्वांटिटी में बताना पड़ेगा, तभी वो बजट कहलाएगा। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ ए प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो और एक चीज देखो, यहाँ पर पीरियड भी आ गया। बोल रहे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए प्लान का, जैसे मैंने अभी बोला कि प्लान कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन उसको मुझे मॉनिटरी टर्म में बताना पड़ेगा। दूसरा है कि बजट जो है किसी एक पीरियड का होगा, जैसे अभी हम लोग का जो बजट पेश वो 1 साल का है। तो यहाँ पर तुम लोग जो बजट करोगे वो देखोगे 1 ईयर का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, जैसा रहेगा क्वेश्चन में। और प्रैक्टिकली भी जैसा होता है। ठीक है, बजट की कोई भी कंपनी अपना बजट 15 डेज का भी बना सकती है कि ये 15 डेज का टारगेट है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक डिफाइंड पीरियड होना चाहिए कि इतने समय के लिए ये बजट बना है। ठीक है, उसके बाद बजटिंग।
बजटिंग क्या है? बजटिंग का मतलब देखो, हम पहले बता देते फिर लिखवा देंगे। ये जो बजट का एंटायर प्रोसेस है, ठीक है, कैसे करके बजट को प्रिपेयर करना है, कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, बजट जो हम लोगों ने बनाया, जो सोचा, उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या फिर उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और समय समय पे उसे इवैल्यूएट करना कि क्या हमें कोई चेंजेस वगैरह करना है कि नहीं करना है, ठीक है, तो वो हो जाता है बजटिंग। तो पूरे प्रोसेस को बजटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, execution and evaluation of budget system। ठीक है, फिर एसेंशियल ऑफ बजटिंग, एसेंशियल ऑफ बजटिंग, ठीक है, बोल रहा है कि बजट में, बजट जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हैं, उसमें बजट को इम्प्लीमेंट अगर हमें करना है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या जरूरत है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होने से उसमें बजट जो है इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना आसान होता है या फिर कर सकते हैं। पहला हो गया क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बजट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मतलब हर एक कंपनी अगर अपना बजट को इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या सेक्टर है, ठीक है, जैसे भी वो स्ट्रक्चर है वो पूरा क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में, तभी बजट इंप्लीमेंट करके फायदा है, ठीक है, तो क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर इन लाइन विथ कंपनीज विजन, इन लाइन विथ कंपनीज विजन, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी का जो विजन है, ठीक है, कि कंपनी कैसे करके आगे बढ़ना चाहती है, उसके साथ बजट का लिंक होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंपनी के सोच के साथ जो बजट बना रहा है उसको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी का विजन क्या है, उसके हिसाब से बजट बनाना चाहिए, ठीक है, तो इन लाइन विथ कंपनीज विजन ये भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे कंपनी का विजन कुछ और है और हम लोग बजट कुछ और बना के बैठे हैं तो फिर उसका एग्जीक्यूशन करके कोई फायदा नहीं है। फिर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर तक, ठीक है, किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बात का बड़ा क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि बजट किसी एक इंसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या फिर किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, अगर सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए और सबको सब अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, तभी जाके बजट इंप्लीमेंट हो सकता है। क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कॉस्ट में एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब जिसका, जैसे मान लो ना, कोई मॉल में गए तो देखोगे हर एक पर्सन का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई अकाउंट्स में बैठ के कैश ले रहा है, ठीक है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को जो है अरेंज कर रहा है, तो वो सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो जो जहां जहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है उसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोला जाता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर होना चाहिए बजट को इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल होना चाहिए हम लोग का बजट, ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि ये बजट बना दिया तो यही होगा, ठीक है, जरूरत पे उसे हम लोगों को चेंज करना पड़ सकता है, जैसे मान लो हम लोगों ने प्रीवियसली बजट बना रखा था 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने 12,000 यूनिट कर लिया, ठीक है, तो फिर उसका बजट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, तो बजट ऐसा नहीं है कि ये कर लिया इसी पे बेस्ड होके चलेगा, क्योंकि देखो आज मैंने 10,000 यूनिट का बजट बनाया है, कल एक साल बाद मैंने 12,000 यूनिट का बनाया है, तो मान लो एक साल बाद तो चीजों का दाम जो है वो भी चेंज होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रीवियसली हम लोगों ने जो एक्सपेंसेस बुक किया था बजट में वही होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो बजट जो है वो फ्लेक्सिबल और जो है एडजस्टेबल होना चाहिए, जरूरत पे चेंज कर सकते हैं। कमिटमेंट ऑफ ऑल, नेक्स्ट पॉइंट, कमिटमेंट ऑफ ऑल, ठीक है,
बजट जो है किसी एक का तो टास्क नहीं है, इसलिए देखो ना, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बोल रहे कमिटमेंट ऑफ ऑल। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट काम कर लिया और मतलब टॉप मैनेजमेंट ने सोच लिया कि बजट बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, काम स्टार्ट कर देते। ऐसा करने से नहीं होगा, क्योंकि सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मायने रखता है, सभी का टास्क मायने रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, चाहे वो टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो या फिर वो लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो सभी का कमिटमेंट होना चाहिए उस बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे लिंकेज विथ रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकती है कि अगर मतलब जो भी अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज वगैरह है, उनको ये बोल सकती है कि अगर हम लोग ये बजट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, या फिर ये टारगेट, ये जो बजट में जो टारगेट है ये अचीव कर लेते हैं, तो इतना कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में हम लोगों ने अगर बता दिया कि इस डिपार्टमेंट अगर ये टारगेट फुलफिल करती है तो उसे इतना एक्स्ट्रा जो है रिवॉर्ड मिलेगा, इस डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा इतना। मतलब बेसिकली अगर हम लोग काम को रिवॉर्ड के साथ जो है लिंक कर देते हैं, तो हम लोग का बजट जो है आसानी से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहे तो बजट को रिवॉर्ड सिस्टम के साथ भी लिंकेज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें पीरियोडिक मॉनिटरिंग। ठीक है, और बजट को जो है मॉनिटर करते रहना है, बजट को जो है मॉनिटर करते रहना है लगातार कि उसमें कोई चेंजेस वगैरह हमें करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब कितने तरीके का बजट होता है। एक हो गया फिजिकल बजट। ठीक है, फिजिकल बजट में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल बजट मतलब क्वांटिटी में जब बजट निकालते हैं, जैसे कि कितना यूनिट सेल करना है, कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, कितना यूनिट परचेस करना है। जब यूनिट में चीजों को सोच मतलब यूनिट के प्लानिंग का बजट बनाते, ठीक है, यूनिट में कुछ चीजों का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कितना सेल करना है, कितना परचेस करना है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है, तो उसे बोलते हैं फिजिकल बजट। ठीक है, फिर हो गया कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट, कॉस्ट बजट मतलब रॉ मटेरियल कितना क्वांटिटी में अगर परचेस करेंगे ये सोचते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल बजट। लेकिन रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमें कितना पैसा लग सकता है, ठीक है, कि हम लोग 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा कि 5 लाख रुपए का, तो इसका जो बजट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट बजट। ठीक है, फिर प्रॉफिट बजट। प्रॉफिट बजट कैसा होगा, प्रॉफिट बजट का मतलब जैसे मान लो कि सेल्स, सेल्स भी ले लिया बजट में और कॉस्ट भी ले लिया, तो सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स बजट से कॉस्ट बजट को अगर हम लोग लेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट बजट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल बजट। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल बजट। गुड मॉर्निंग संजीत जी। गुड मॉर्निंग संजीत जी। गुड मॉर्निंग। तो मैंने बजट स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा ये सब लिखवाया है। ठीक है, तो ठीक है, हम एक बार रिकॉल करवा देंगे, एक पॉइंट बाकी है वो कंप्लीट कर लेते फिर। ये फाइनेंशियल बजट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल बजट्स का मतलब हो गया, जैसे हम लोगों ने किसी कंपनी का बैलेंस शीट का बजट वगैरह बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल बजट। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम जस्ट एक बार बता देते हैं। देखो बजट एंड बजटरी कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे हैं। बजट का मतलब है कि अगर हम लोग अपने किसी प्लानिंग को रिटर्न डाउन करते हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे बजट बोलते हैं। जैसे कि हर साल हमारे देश में बजट पेश होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सारा बात डिस्कस किया। ठीक है, बजट पेश होता है तो वहां पर गवर्नमेंट लिखती है कि मतलब पूरा अपना प्लानिंग बनाती है कि पूरे एक साल का हमारे देश का बजट क्या रहेगा, कहाँ पर कौन से सेक्टर में क्या खर्चा होगा, अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। ठीक है, और बजट को क्या करना है, हमें हमेशा क्वांटिटेटिव एक टर्म में बताना है। जैसे मुझे अगर ये अगर कोई कंपनी ऐसा कह दे कि उसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो बजट नहीं हुआ, भले ही वो प्लानिंग है कि हाँ मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ये प्लानिंग है, लेकिन इसे
इसे हम लोग क्या नहीं बोलेंगे ना, इसे हम लोग देखो, इसे हम लोग बजट नहीं बोल सकते। जब तक बजट तब बोला जाएगा जब हम लोग उसे क्वांटिटेटिव, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, 1 लाख 2 लाख या 5% 2% जो भी हो, तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताएंगे तो ही वो बजट होता है। और बजटिंग का मतलब क्या पता है? बजटिंग का मतलब ये है कि ये जो बजट हम लोग करना चाहते हैं, तो बजट जो है स्टार्टिंग में क्या हो गया, बजट एक प्लानिंग है। तो ये पूरा प्लानिंग का जो प्रिपरेशन है, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, फिर उसे समय समय पे इवेल्यूट करना, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है बजट सिस्टम, ठीक है। और इसी को बजटिंग बोला जाता है। और बजट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बजट बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे क्या क्या फॉलो करना चाहिए? पहला बात है, पहला बात है, देखो पहला बात हमें क्या करना पड़ेगा, पहला बात है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, कि जिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपना स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है, क्या क्या उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो अगर क्लियर नहीं होगा उसको अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो बजट बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बजट कोई एक इंसान से होने वाला बात नहीं है। सभी सभी जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के हो चाहे वो लोअर हो, ठीक है, सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, सभी का कमिटमेंट होगा, तभी जाके बजट एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से देखो, 2-3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, एक तो क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबका क्लियर होना चाहिए, कमिटमेंट होगा सभी का, तभी जाके बजट एग्जीक्यूट होगा। दूसरा है कि जो बजट बनाएंगे और उसके साथ कंपनी का जो विजन है, वो दोनों जो है एक ही लाइन पे होना चाहिए, मतलब वो दोनों सेम होना चाहिए। नहीं तो कंपनी कुछ और सोच रही है और बजट कुछ और बन चुका है, तब नहीं होगा। बजट फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल होना चाहिए, जरूरत पे बजट को हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बजट में अगर हम लोग रिवार्ड के साथ लिंकेज कर दें, मतलब बजट जो होगा उसके बाद बजट पे तो वर्कआउट करना पड़ेगा, करेगा कौन? कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है। तो उनको अगर हम लोग रिवार्ड के साथ बांध दें, ठीक है, लिंक कर दे कि भाई अगर ये टारगेट फुलफिल करते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन आसान होता है, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगा काम करने का। पीरियोडिक मॉनिटरिंग, और जो है मतलब टाइम टाइम पे जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए अपने बजट को। फिर यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बजट, मतलब हम लोग को यहाँ पर कितने तरीके का बजट पढ़ना पड़ेगा। पहला देखो, फिजिकल बजट मैंने बताया, फिजिकल बजट मतलब यूनिट में जो बजट डिफाइन होता है, ठीक है, यूनिट में, जैसे कितना हमें सेल करना है, 10,000 यूनिट, 12,000, 15,000, कितना रॉ मटेरियल परचेस करना है, 2,000 यूनिट, 3,000 यूनिट, तो यूनिट में अगर कोई चीज को हम लोग डिस्क्राइब करें तो उसे फिजिकल बजट बोला जाता है। कॉस्ट बजट का मतलब रुपीज में, ठीक है, कि कितना मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, कितने रुपए का, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट बजट। प्रॉफिट बजट मतलब अगर हम लोग बजट में सेल्स भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ कॉस्ट भी ले रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट बजट कहलाएगा। और फाइनेंशियल बजट मतलब जैसे किसी बजट में हम लोगों ने कंपनी का बैलेंस शीट भी ले लिया, ठीक है, और उसमें एसेट लाइबिलिटीज का जो है, एसेट लाइबिलिटीज का डेटा लिया, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे, उससे जो बजट बनेगा उसे हम लोग फाइनेंशियल बजट बोलेंगे। तो बेसिकली हमें ये सारे बजट ही पढ़ने हैं, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल बजट से, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है? देखो, ये तो कंपोनेंट ऑफ बजट है और बजट अलग अलग तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट, पहले हम वो लिखवाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। फ्लेक्सिबल बजट, देखो नाम से ही पता चलेगा, ये जो बजट है ये फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, रिजिड नहीं होगा। वैसे ही बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है वो देखो। इट इज द बजट विच इज फ्लेक्सिबल, इट इज द बजट विच इज फ्लेक्सिबल enough to be prepared at any level of production, ठीक है। अभी लिखो, सारा बात समझ में आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। while preparing this budget, various expenses divided into fixed variable and semi variable, divided into fixed variable, semi variable,
थर्ड पॉइंट, various expenses are those which charged, सॉरी ये ना वेरिएबल होगा, मैंने गलत लिख दी, वेरिएबल एक्सपेंसेस आर those, variable expenses are those which charged proportionately but fixed expenses remain, but fixed expenses remain same at all level of production. फोर्थ पॉइंट को लिखो, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज, सेमी वेरिएबल expenses are those which where the changes, ये चेंजेस है, ठीक है, चेंजेस इज नॉट प्रोपोर्शनेट। अच्छा, इसके बाद इसी फोर्थ पॉइंट में एक चीज ऐड करना है, इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट we can calculate variable cost per unit by using the formula variable cost per unit equal डिफरेंशियल कॉस्ट, या फिर चेंजेस इन कॉस्ट भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल यूनिट। डिफरेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल यूनिट, या फिर चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक क्वेश्चन करने से ना हम लोग समझेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे करके काम कर रहा है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो कि इट इज द बजट विच इज फ्लेक्सिबल एनफ टू बी प्रिपेयर्ड एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये बजट जो है काफी फ्लेक्सिबल है। जैसे देखो, क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा, जैसे ये क्या दिया हुआ है, देखो बोल रहा है a factory which expects to operate 7,000 hours, फैक्ट्री नॉर्मली 7,000 hours ऑपरेट कर पाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है, दैट इज एट 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब कंपनी अगर 7,000 आवर्स जो है काम करती है, ऑपरेट करती है, तो वो उसके एक्टिविटी लेवल का 70% काम होता है। फर्निशेस डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एज अंडर, और अगर 70% यानी कि 7,000 आवर्स अगर कंपनी काम करती है, ठीक है, ऑपरेट करती है, तो उसका क्या क्या खर्चा होता है, वेरिएबल खर्चा होता है इतना, सेमी वेरिएबल होता है इतना, फिक्स्ड होता है इतना। अब ये तीनों खर्चे का मतलब एक बार बता देते हैं। देखो, फिक्स्ड खर्चा मतलब चाहे 70% एक्टिविटी लेवल हो, चाहे 80% हो, चाहे 100% हो, या कोई भी एक्टिविटी लेवल हो, ये खर्चा मेरा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेंट, ठीक है, जैसे एक घर पे रेंट लेके अगर हम लोग रह रहे हैं, तो नॉर्मली मान लो जैसे
पीजी वगैरह या कोई भी रेंट देखो, जैसे घर का रेंट तो फिक्स्ड होता है ना। अब देखो दो, मान लो एक घर का रेंट है 10,000, दो फ्रेंड रहते हैं, ठीक है, तो दो फ्रेंड रहते हैं तो 5-5 हजार देंगे, अगर चार फ्रेंड रहेंगे तो 2500 करके देंगे। लेकिन रेंट का खर्चा तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेंट वही देना है, ठीक है। या फिर फैक्ट्री में लगा हुआ मशीन, उसका डिप्रिशिएशन वो भी फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मशीन को यूज करो या ना करो वो तो डिप्रिशिएट होगा ही। अब प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, मशीन तो अपना जैसा डिप्रिशिएट होना है वैसे ही डिप्रिशिएट होते जाएगा। तो फिक्स नेचर का जो भी खर्चा है, ठीक है, फिक्स नेचर का खर्चा कॉस्टिंग में कैसे डिफाइंड होता है कि जो यूनिट चेंज के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ, ये पूरे बजट चैप्टर में यही मेन है। प्रोडक्शन वॉल्यूम के चेंज होने पे जो खर्चा चेंज नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम 0 हुआ तो भी ये खर्चा होगा, अगर 1 हुआ तो भी ये खर्चा होगा, 1 लाख हुआ तो भी ये खर्चा होगा। प्रोडक्शन वॉल्यूम के चेंज के ऊपर जो खर्चा डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग फिक्स्ड खर्चा बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया, ठीक है। जैसे किसी इंप्लॉय, मान लो अकाउंटेंट का सैलरी, ठीक है, अब किसी दिन कंपनी किसी साल अगर 1 लाख यूनिट बना रही है तो उसे ज्यादा सैलरी देगी, किसी साल अगर 50,000 बना रही है तो उसे कम देगी, ऐसा तो नहीं होता है। उसका जो फिक्स सैलरी वो मिलेगा। हाँ, अब कंपनी उसे कुछ इंसेंटिव वगैरह उसके काम के ऊपर देती है वो अलग चीज है, लेकिन उसका जो फिक्स सैलरी है वो थोड़ी ना कभी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब जो प्रोडक्शन की यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, अगर 1000 यूनिट, जैसे मान लो 7,000 घंटा काम होगा तो वेरिएबल खर्चा वैसा होगा। जैसे मान लो वेरिएबल खर्चा मैंने बोला भी रॉ मटेरियल या लेबर का खर्चा, ठीक है। तो लेबर, अब जितना यूनिट बनाएंगे लेबर का खर्चा उतना लगेगा, जितना कम यूनिट बनाएंगे लेबर का खर्चा उतना कम लगेगा। मतलब जो खर्चा हमारे प्रोडक्शन के यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। और सेमी वेरिएबल मतलब ऐसा खर्चा जिसमें कुछ फिक्स नेचर का एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, कुछ वेरिएबल नेचर का। ये इसका मतलब है इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी है और इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी है, मतलब दोनों का मिक्स्ड अप है। तो इसे कैसे ट्रीट करना है उसका मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाई 10%। बोल रहे सेमी वेरिएबल खर्चा 10% बढ़ जाता है बिटवीन 85% एंड 95% एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी, जैसे देखो यहाँ 70% पे ये खर्चा बोला है, बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी लेवल है वो अगर 85% से 95% के अंदर होता है तो बोल रहा है ये खर्चा 10% से बढ़ जाएगा, एंड बाय 20%, और 20% से बढ़ जाएगा अबव 95% एक्टिविटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन 95% से ज्यादा एक्टिविटी पे काम करने लगी तो फिर ये जो खर्चा है ये 20% से बढ़ जाएगा। प्रिपेयर करने बोला है फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखवाया कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, और क्या लिखा है देखो इसके बाद, बोल रहा है कि फॉर 80, 90, 100% एक्टिविटीज, अगर कंपनी अपना 80% एक्टिविटी लेवल यूज करे तो क्या बजट बनेगा, अगर 90% यूज करे तो क्या बजट बनेगा, और अगर 100% एक्टिविटी लेवल यूज करती है तो क्या बजट बनेगा, ये हमें बताना है। अब देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज द बजट विच इज फ्लेक्सिबल एनफ टू बी प्रिपेयर्ड एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये एक ऐसा बजट है कि हमें किसी भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी का डेटा दे देगा, ठीक है, अगर हमारे पास है, या फिर दे देता है प्रैक्टिकली भी अगर हमारे पास है, तो उस लेवल ऑफ एक्टिविटी को बेस बना के हम लोग किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी का जो है बजट बना सकते हैं। यही चीज पहले लाइन पे बोला गया है, ठीक है, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल बोला जाता है कि अगर 70% पे इतना है तो 80 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, 100। अब 80, 90, 100 होगा ऐसा कोई बात नहीं, 50, 60, 40 भी हो सकता है, कुछ भी लेवल ऑफ एक्टिविटी का हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए तो देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बोल लो या एक्टिविटी लेवल बोल लो, ठीक है, एक्टिविटी लेवल पे ही तो प्रोडक्शन होगा। तो बोल रहा है इट इज द बजट विच इज फ्लेक्सिबल एनफ टू बी प्रिपेयर्ड एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए फ्लेक्सिबल बजट का डेफिनेशन का पहला पॉइंट ये है। अब देखो बोल रहे हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस बजट, जब हम लोग ये बजट को बनाते हैं तो क्या कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन भी ना हमें ऐसे ही मिलेगा और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। तो देखो हम लोग को खर्चा डिवाइड करके दिया है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। तो जो फॉर्मेट होगा वहां पर वेरिएबल खर्चे को अलग लिखेंगे, सेमी वेरिएबल को अलग लिखेंगे, फिक्स्ड को अलग लिखेंगे। फिर बोल रहे हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज, वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस है, गुड मॉर्निंग प्रिया।
मॉर्निंग मैम। बोल रहा है देखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज विच चार्ज प्रोपोर्शनेटली बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अभी तो मैंने बताया यही वाला चीज, चाहे प्रोडक्शन कम हो, ज्यादा हो, जीरो हो, जो भी हो, फिक्स्ड खर्चा अपना फिक्स्ड ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस जो कि प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। प्रोपोर्शनेट मतलब ये तो एक मैथमेटिकल टर्म हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, जैसे देखो 70% के लिए अगर वेरिएबल खर्चा है 1260, तो 80% के लिए कितना होगा, कैसे निकालते, प्रोपोर्शनेट करके। ये देखो 1260 अगर 70% के लिए, तो अगर हम इसको 70 से डिवाइड करते हैं तो पर 1% का आंसर आता है ना। अगर 70 मतलब ऐसा होता है ना, यूनिटरी मेथड हम लोग बचपन में किए ना, ये देखो 70% पे अगर 1260 का खर्चा है तो 1% पे कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा। कम होने से मैथमेटिक्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। और अगर हमें 80% एक्टिविटी लेवल पे काम करवाना है तो फिर कितना हो जाएगा, 1260 डिवाइडेड बाय 70%। अब 1 से 80 में आ रहा है तो इससे इसमें आ रहा है तो कम हो रहा है, ठीक है, इससे इसमें आ रहा है तो ज्यादा हो रहा है। कम होने से डिवाइड, ज्यादा होने से मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मली ये जो सीखते हैं हम लोग बेसिक रूल्स जो है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना, तो प्रोपोर्शनेट कर दिया ना, ठीक है। यही तो हो गया प्रोपोर्शनेट, मतलब क्या, भाग कर दिया, ठीक है, कि 70% के लिए इतना है तो 1% के लिए कितना है। तो अगर 1% के लिए इतना है तो 80, 90, 100 वो सभी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं प्रोपोर्शनेट करना। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हमें कैसे करके कैलकुलेट करना है। बोल रहा है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज विच चार्ज प्रोपोर्शनेटली बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो सेम रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है। और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज वेयर द चार्ज चेंजेस इज नॉट प्रोपोर्शनेट। लेकिन सेमी वेरिएबल को ना हम लोग प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो सिर्फ वेरिएबल नहीं, उसमें फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। मतलब कुछ अमाउंट प्रोपोर्शनेट के हिसाब से होना चाहिए, कुछ फिक्स्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मैंने यहाँ पर रूल्स दे दिया है। अब रूल्स भी समझ में आएगा जब हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक ओवरव्यू जो है वो मिल गया। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कुछ वैसा रूल्स वगैरह है नहीं, सिंपल एक फॉर्मेट बना के हमें बजट को रेडी करना है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर बोला है 3 एक्टिविटी लेवल दे दिया है, 80, 90 और 100, और 70 जो है क्वेश्चन में गिवन है, जिसके बेसिस पे हम लोग 80, 90, 100 वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, टेबल फॉर्मेट में करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे पहले। प्रेजेंटेशन का वैसा कोई रूल्स नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अब मैंने पर्टिकुलर्स लिखा है, इसमें हेड ऑफ अकाउंट्स भी लिखा जा सकता है, आइटम नेम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल, ठीक है। क्या क्या एक्टिविटी लेवल पे हम लोग ये बजट बनाएंगे, तो हम लोग को तो 3 बनाने के लिए बोला ही गया है, 80%, 90% और 100%, ठीक है। और 70% गिवन है तो उसको भी हम लिख लेते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो लिखने से जो है कैलकुलेट करने में, मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमें रेडी करने में आसानी होगा। कैसे, देखो हम बताते हैं। जैसे पहला खर्चा यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहला बोल रहा है कि कंपनी का वेरिएबल एक्सपेंसेस है 1260। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ऑपरेट 7000 आवर्स ये बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बजटेड आवर्स, ठीक है। तो कंपनी का बजटेड आवर्स, बजटेड क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी ना अभी तक हुआ है। एक्चुअली में कंपनी सोच रही है कि वो अगर 7000 आवर्स ऑपरेट करेगी, यानी 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करेगी, तो ये खर्चा होगा। तो इसी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो बजटेड है। बजटेड आवर्स यहाँ पर, तो अगर 70% एक्टिविटी लेवल यूज हुआ तो बजटेड आवर्स लगता है 7000, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब इसीलिए मैंने ये 70% वाला यहाँ पर लिख लिया ताकि ये डेटा बनाने में आसान हो। तो अगर ये बजटेड आवर 70% में 7000 है, 80, 90 और 100 में कितना होगा, तो वो निकालना है हमें। तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, बाकी जैसा करना चाहे आप लोग कर सकते हो। देखो सबसे बेस्ट होता है पहले 100% निकाल लो, फिर 100 के बेसिस पे बाकी निकालोगे तो जल्दी होता है, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, अगर 70% यानी 7000 होता है तो 100% कितना होगा, पहले ये बोलो। मैम 10,000। 10,000, ठीक है, 10,000। तो अगर 100% 10,000 है तो 80% कितना होगा, 10,000 का 80% करोगे तो आ जाएगा। इसीलिए हम पहले ये कर लेते, बाकी इसके बाद ये करोगे तो जल्दी होगा। बोलो कितना होगा। मैम 8,000, 9,000।
8,000 और 9,000, ठीक है, ऐसे करने से जल्दी होगा, और हर एक का प्रोपोर्शनेट करोगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। ये आवर्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये रुपीज में है, हम यहाँ पर रुपीज लगा रहे हैं। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या बोला है, देखो 1260 है, 70% में 1260 है, ठीक है। तो फिर 100%, 90 और 80 में कितना होगा, तो सबसे पहले अगर तुम लोग 100% निकाल लोगे, फिर उस डेटा पे 80 90 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर 70% का 1260 एक्सपेंसेस है, तो फिर 100% का कितना होगा बोलो। यूनिटरी मेथड करना है, बोलो बोलो। मैम 1800। 1800, 70% का अगर 1260 है, तो फिर 1% का कितना होगा, अभी तो सिखाया है, ये देखो ये, ठीक है। और हम तो ऐसे करते हैं, बाकी देखो बहुत से लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कुछ करते हैं, बट मुझे वो नहीं पता, तो मुझे ये पता, हम ये बता रहे। और वैसे देखो ये बेसिक है, तो अगर आप लोगों ने जैसे सीख रखा है उसको भी अप्लाई कर सकते हो, हमारा कैलकुलेशन होने से मतलब है, ठीक है। तो मैंने ऐसे सीखा है तो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। तो 1800, ठीक है, अगर 1800 रुपीज का खर्चा होगा, अगर हम लोग 100% एक्टिविटी लेवल यूज करेंगे, तो 100% पे 1800, तो 80% पे कितना होगा, 100% का 80% मतलब 1800 का 80%, बोलो कितना होता है। तुम लोग बोलो, हम लिख लेते हैं फटाफट। 1800 का 80% जितना होगा वही तो 80% एक्टिविटी लेवल का आंसर होगा, बोलो कितना होगा। मैम 80% 1440 और 90% 1620। हाँ, 1620, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के बाद देखो सेमी वेरिएबल है और फिक्स्ड है, ठीक है, तो हम सेमी वेरिएबल भी लिखते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस देखते हैं कितना दिया हुआ है, 70% का 1200 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये सब निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका देखो यहाँ पर हम लोग को एक रूल्स बोल दिया था, बोल रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 10% गो अप होगा या फिर इंक्रीज होगा 85% से 95% एक्टिविटी लेवल पे, और 20% बढ़ेगा, मतलब ये दो डेटा हो गया, 10% और 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा सेमी वेरिएबल का एक्सपेंसेस, अगर एक्टिविटी लेवल यहां से यहां जा रहा है, इसके अंदर रह रहा है, इस रेंज के अंदर, या फिर इस मोर देन, ठीक है, मोर देन अगर 95% हो रहा है, तो फिर हम लोग का 20% इंक्रीज होगा। और बाकी एक्टिविटी लेवल के लिए कुछ नहीं बताया है, ठीक है। मतलब ये देखो हम लोग कौन से एक्टिविटी लेवल पे काम करें, 70% जो कि हमें गिवन है, 80% का हमें नहीं बताया सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे होगा, लेकिन ये जरूर बताया कि अगर 85 से 95 तक रेंज रहता है तो क्या होगा, और 95% एबव होता है तो क्या होगा। तो इसका मतलब 80 का अगर कुछ नहीं बताया तो 80 का कितना होगा, 80 का जितना था उतना ही होगा, ठीक है, 80 का जितना था उतना ही होगा, क्योंकि उसका चेंजेस हमें कुछ नहीं बताया। 90 का कितना होगा ये बता सकते हो, 90 कौन से वाले जगह पे जाएगा, ये या फिर ये 10% इंक्रीज होगा या 20% इंक्रीज होगा, बोलो। अगर हम लोग 90% एक्टिविटी लेवल यूज करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% हमारा खर्चा इंक्रीज होगा कि 20% होगा। 10% पे 10% होगा, क्योंकि 85% से 95% के अंदर मतलब तो 90% होता है। तो अगर 10% इंक्रीज होगा तो खर्चा कितना था 1200 पे, अगर 10% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, उतना ही लिखना पड़ेगा, देखो कितना होता है। 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 1320 होना चाहिए। 120। 13, हाँ, टोटल करने से 1320, ठीक है। इंक्रीज हुआ 120, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा कि 1200 तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा 120, यानी टोटल 1320 होगा। और 100% होने से कौन सा होगा, ये 10% इंक्रीज या 20% इंक्रीज, क्योंकि 100% क्या होता है, मोर देन 95%, जैसे क्वेश्चन में बोला है, मोर देन मैम 20। 95%। हाँ, 20%, तो बोलो कितना आंसर आएगा 20% इंक्रीज होने से। मैम 1440। 1440, ठीक है। देखो 1440, हाँ, ये कैसे आएगा, 1200 पे अगर तुम लोग 20% लगा रहे हो, देखो जिनका नहीं वो हम बता देते, 1200 पे 20% लगाना है, सेम तरीके से 1200 पे 20% लगा देना है, कितना हो गया 240, ये एक्स्ट्रा है। और जो
एक्चुअल खर्चा है वो तो होगा ही, एक्स्ट्रा ये होगा, मतलब 1440, ठीक है, ये सेमी वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब फिक्स्ड क्या है 1800, तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1800, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी कॉलम्स में कितना होगा, अभी बताया था कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट होता है, तो उसके हिसाब से बताओ। मैम फिक्स्ड ही रहेगा। हाँ, मतलब सभी में 1800 रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस अभी बताया ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे, अब यहाँ तो प्रोडक्शन क्वांटिटी नहीं है, एक्टिविटी लेवल दिया हुआ था, एक्टिविटी लेवल चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी चेंज होगा, भले ही यहाँ क्वांटिटी नहीं, हमें बजटेड आवर्स दिया हुआ है, तो फिर आवर्स का यूज करके तो प्रोडक्शन ही होने वाला है ना, तो जो भी हो फिक्स्ड खर्चा बोल मतलब क्या हो गया कि हमारे यूनिट चेंज पे चेंज नहीं होगा, एक्टिविटी लेवल चेंज पे चेंज नहीं होगा, या फिर आवर्स यूटिलाइजेशन पे चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड खर्चा तो जो है वही देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में जीरो प्रोडक्शन हो तो भी फिक्स्ड खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मान लो बंद है लेकिन उसका रेंट एग्रीमेंट चल रहा है, तो फिर उसे तो रेंट भरते जाना ही पड़ेगा, बाई चांस अगर खत्म हो गया रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया है तो वो बात अलग है, लेकिन सोचो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी वजह से जो है स्ट्राइक वगैरह की वजह से जो है वो मतलब 5-6 महीने से बंद है, तो क्या थोड़ी ना वो रेंट नहीं देगा, तो वही। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन कैसे करना है, यहाँ पर कंपैरिजन फिक्स्ड खर्चा ये है कि प्रोडक्शन के क्वांटिटी या एक्टिविटी लेवल के चेंजेस या फिर आवर्स यूज्ड, ये सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल एक्सपेंसेस बताओ कितना होगा, कैसे करेंगे टोटल एक्सपेंस, जो भी रुपीज आइटम है उसे ऐड करेंगे, इसलिए मैंने बजटेड आवर्स के नीचे ना ये देखो ये लाइन लगा दिया, क्योंकि गलती से इसे ऐड नहीं करना है, ये तो आवर्स है। तो अगर मुझे टोटल एक्सपेंसेस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे टोटल एक्सपेंस पता होगा, तो देखो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 0 0 मैम 4260। 4260। अच्छा, नेक्स्ट वाला, मैम 4440। अच्छा 4440, उसके बाद और एक 60, 4750 और 50। 47405040, ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस, कि अगर हम लोग ये एक्टिविटी लेवल पे काम करेंगे तो इतना इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बजटेड, तो हम लोग को यही बोला था कि बजटेड जो है फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, तो फ्लेक्सिबल बजट बन गया, फ्लेक्सिबल हो गया, 70% पे इतना है तो 80 90 100 पे कितना होगा, ठीक है, हो गया फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब बाकी यहाँ पर और कुछ कैलकुलेट करने नहीं बोला है, फिर भी अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे तो एक चीज कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि हम बताते हैं, जैसे अगर हमें बोले कि रिकवरी रेट बताओ, बताते क्या होता है, ठीक है, रिकवरी रेट पर आवर, रिकवरी रेट पर आवर, मतलब ये जो खर्चा है, ठीक है, ये जो खर्चा है ये कितने घंटे के लिए हो रहा है, 7000 के लिए हो रहा है, ठीक है, तो रिकवरी रेट पर आवर कितना होगा, मतलब 1 घंटे में कितना खर्चा हम लोग कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, अगर 7000 आवर्स का खर्चा 4260 है, अच्छा मैंने ना 2 जीरो लिख लिया है, 1 0, 4260 है, ठीक है, तो फिर 1 आवर का खर्चा कितना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी रेट, ठीक है, कि कितना रुपीस पर आवर पे हम लोग रिकवर कर रहे हैं, बोलो कैसे निकालोगे, डिवाइड करना है। डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके देख लीजिए कितना होता है, 4260 डिवाइडेड बाई 7000, ये हो गया 0.60, ठीक है, या फिर 61 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग का 8 आ रहा है, हाँ तो 61 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, तो ये हो गया रुपीस पर आवर में, ठीक है, ये रिकवरी रेट हो गया। उसके बाद वाला सेम तरीके से करेंगे, ये हो गया 4440 डिवाइडेड बाई 8000, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 0.55, तो 0.5556 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि पैसे का कैलकुलेशन है, इस वजह से 4740 डिवाइडेड बाई 9000, तो ये हो गया 0.53, और 5040 डिवाइडेड बाई 10,000, 0.50, ठीक है, ये हो गया इतना करके रिकवरी रेट, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं बोला है उन्हें।
तो ऐसे करके होता है फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फ्लेक्सिबल बजट का ही है। बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स, ठीक है, कंपनी का नाम है कंपनी एक्स, उसमें एक डिपार्टमेंट है, अटेन सेल ऑफ 6 लाख रुपीज में दिया हुआ है, 6 लाख रुपीज का सेल उसे अटेन करना है, मतलब अचीव करना है एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी एंड इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। मतलब अगर 6 लाख रुपीज का सेल करने का बात सोच रही है तो उसे कितना काम, कितने एक्टिविटी लेवल तक काम करना पड़ेगा, 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी जो है उसमें से अगर 80% कैपेसिटी वो यूज करती है तो वो 6 लाख रुपीज का सेल अटेंड कर सकती है। और इसको अटेंड करने के लिए क्या क्या खर्चा होगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ बेचना है तो पहले तो मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर किसी से खरीद के लाके बेचना पड़ेगा, तो खर्चा तो करना पड़ेगा, तो पहले तो कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या क्या होगा, ऑफिस सैलरी इतना, जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल, मतलब 2% ऑफ 6 लाख, सेल मतलब 6 लाख, 7,500 डिप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस इतना, सेलिंग में 80% ऑफ सेल सैलरी, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट में मतलब जो सेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका सैलरी 80% ऑफ सेल्स यानी 80% ऑफ 6 लाख, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल यानी 2% ऑफ 6 लाख, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल यानी 1% ऑफ 6 लाख, जनरल एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये हमें एस्टिमेट दे दिया है कि अगर इतना सेल करना है यानी 80% एक्टिविटी लेवल का यूज करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का क्या क्या खर्चा होगा वो हमें दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेजेस बोला है 15,000, रेंट 1% ऑफ सेल अगेन 6 लाख का, अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ सेल यानी 6 लाख का। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, ठीक है, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये जो डेटा दिया हुआ है हमें एडमिनिस्ट्रेशन का एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमें दिया हुआ है 80% एक्टिविटी लेवल यूज करने से कितना होता है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बजट है तो हम लोग आराम से प्रोपोर्शनेट करके, जो खर्चा प्रोपोर्शनेट होगा, जो फिक्स रहेगा वो फिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 80% के जगह हम लोग को बोला है इसका यूज करके 90%, 100% और 110% का हमें जो है फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करें, सेम तरीके का है, ठीक है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन 2, फ्लेक्सिबल बजट ऑफ, ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब लिख लेना चाहिए, उसमें मैंने लिखा नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट क्या बना रहे उसका नाम एक दे देना चाहिए, ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं पता है, ऑफ कंपनी, डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता इसलिए डॉट 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 दे दिया, ऑफ कंपनी एक्स। ये देखो कंपनी एक्स का एक डिपार्टमेंट बोला था ना, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स, ए डिपार्टमेंट, बट नाम तो नहीं दिया है तो मैंने ऐसे लिख दिया फ्लेक्सिबल बजट ऑफ डिपार्टमेंट डॉट डॉट ऑफ कंपनी एक्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अच्छा अब एक्टिविटी लेवल यहाँ पर लिखेंगे, 80% तो गिवन है, प्रिपेयर करने के लिए बोला गया 90, 100 और 110%, 90, 100 और 110%, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या डेटा लिखेंगे, देखो हमारे पास जो डेटा है हम लोग वही लिख सकते हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो लिखेंगे, वही हमें प्रिपेयर करने बोला है, सेलिंग है तो वो लिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेल वाला जो डेटा है चाहो तो लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने वहां पर आवर्स वाला डेटा लिखा ना, देखो वो तो किसी काम का नहीं था बट प्रेजेंटेशन में आवर्स का अवेलेबिलिटी था तो हम लोगों ने आवर्स लिख लिया, क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम लोग ये 7,000 तो गिवन था, 8, 9 और 10,000 निकाल पाए, ठीक है। तो वैसे वैसे ये किसी काम का है नहीं, ठीक है, निकाल लिया हम लोगों ने बट जरूरत नहीं पड़ा कहीं पर, ये तो मैंने एडिशनल निकाल लिया, क्वेश्चन में बोला नहीं था, उसको कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ा। बाकी ठीक है, जो भी डेटा रहेगा हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग को दिया है क्वेश्चन में एक सेल्स का डेटा, तो उसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो सेल्स का डेटा देखो दिया हुआ है कि अगर 80% एक्टिविटी लेवल पे है तो सेल्स होता है 6 लाख, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 लाख, ये रुपीज वाला आइटम है। अच्छा 80% फॉर 6 लाख है तो 100% का कितना होगा, 100% ही हम निकालते हैं ताकि बाकी कैलकुलेशन करना आसान हो, बाकी जैसा चाहो निकाल सकते हो, हम 100% करके निकालते हैं, उसमें मुझे लगता है मेरा जल्दी होता है, ठीक है। ये देखो 6 लाख, ठीक है, 6 लाख कितने परसेंट के लिए, 80, तो 80 से डिवाइड
करेंगे तो 1-1% का आंसर आ जाएगा, इंटू 100% कर लेंगे तो 100% का आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 7,50,000। तो 100% अगर 7,50,000 है तो 90% कितना होगा, तो कैलकुलेटर पे सिंपल 7,50,000 का 90% करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 6,75,000। ठीक है, अब दोबारा कैलकुलेटर में क्या करना है, इसमें मैंने अभी 90% मल्टीप्लाई किया तो हम डिवाइडेड बाई 90% कर देंगे। करने से क्या होगा, मेरा पहले का डेटा मुझे मिल जाएगा, इंटू 110 कर देंगे। मतलब हम ऐसे करके करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, इससे जल्दी कैलकुलेशन होगा। ये देखो 8,25,000। ठीक है, और मेरे यहाँ पर तो थोड़ा फिर भी टाइम लगता है, पेन यूज करते हैं कैलकुलेटर के लिए इस तरीके से, तो बाकी कैलकुलेटर को अगर फिजिकली यूज करते हैं तो उसमें काफी जल्दी होता है। तो 80% का 6,00,000, 90% का 6,75,000, 100% का 7,50,000, 110 का 8,25,000। और अगर ये पसंद नहीं है जैसे मैंने किया तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे एक एक करके कर सकते हो। ये देखो 6,00,000 का जो है 80%, तो डिवाइडेड बाई 80% कर देते हैं तो एक एक परसेंट का मिलता है, इंटू 90% करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से 6,75,000 आएगा। ऐसे करके हर एक परसेंटेज को अलग अलग निकालना पड़ेगा, वो भी किया जा सकता है, लेकिन जितना इजीली हो उतना अच्छा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कैलकुलेटर पे ही बेस्ड है। देखो जितना कैलकुलेशन अच्छा होगा, जल्दी होगा, उतना ही हम लोग कर पाएंगे आसानी से। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पहले वो लिखा, कुछ और दिया हुआ रहता तो वो लिख देते। उसके अंडर क्या क्या है देखते हैं। ऑफिस सैलरी, ठीक है, तो ऑफिस सैलरी 90,000, तो ये पहले लिख लेते हैं, ऑफिस सैलरी 90,000। 90,000 कौन से कॉलम में जाएगा, 80%, क्योंकि ये इसी के बेसिस पे क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ऑफिस सैलरी 90,000, तो 90%, 100% और 110% पे कितना होगा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल बोल के क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन इस बार ना हमें नहीं दिया है, हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि इस खर्चे का नेचर क्या है, 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 ये सभी खर्चे का नेचर क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, तो जो खर्चा प्रोडक्शन लेवल पे चेंज नहीं होगा वही मेरा फिक्स्ड होगा, और जो चेंज होगा वो मेरा वेरिएबल होगा। जिसमें दोनों चीज रहेगा वो सेमी वेरिएबल होगा। वो मैंने नहीं सीखा है, हम बताएंगे सेमी वेरिएबल कैसे होता है। लेकिन आप लोग अभी ये बताओ कि ये वाला खर्चा जो है इसका नेचर क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। ऑफिस सैलरी, क्या ऑफिस में जिनको सैलरी दिया जाता है प्रोडक्शन लेवल चेंज होने पर उनका सैलरी चेंज होगा, अगर होगा तो फिर वेरिएबल है, अगर नहीं होगा तो फिक्स्ड है। सेमी वेरिएबल को एक बार साइड में रखते हैं, दोनों में से बताइए कौन सा होगा, वेरिएबल की फिक्स्ड। फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि प्रोडक्शन कम ज्यादा करेंगे तो इंप्लॉय लोगों को सैलरी कम ज्यादा देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर अगर फिक्स्ड होगा तो यहाँ 90,000 है, तो बाकी जगह पे कितना होगा, सारा में 90। हाँ सभी में 90,000 हो, सही, सभी में 90,000 हो। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल, लिखते हैं पहले फिर पूछेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स, अगर 2% ऑफ सेल्स है तो कितना कितना आंसर होगा। फिर हम पूछेंगे फिक्स्ड है कि वेरिएबल, वो बाद में पूछेंगे। 2% ऑफ सेल्स है तो कहां पर कितना आंसर होगा, 2% of sales. हाँ मतलब पहला वाला कितना होगा, 6 लाख मैम का, 80% 12,000। हाँ 80% करो तो এটা করে দাও, 2% ऑफ 6 लाख, सेल 6 लाख, 12,000, और 6,75,000 का 2%, नेक्स्ट वाला तो कितना होता है, बताओ 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 कैलकुलेट करके। सभी सेल तो दिए हुए हैं, 6 लाख, 6,75,000, 7,50,000, 8,25,000, उसके बेसिस पे लिखना। 13 लाख 500। अच्छा नेक्स्ट, 13,500। नेक्स्ट, मैम 15,000। उसके बाद 2% ऑफ 8,25,000 कितना होगा, 16,500। 16,500। अच्छा, अब बताओ आप लोग कि ये कैसा खर्चा हुआ, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। वेरिएबल। मैम वेरिएबल।
वेरिएबल है, फिक्स तो है ही नहीं। फिक्स्ड होता तो सभी पे एक ही जैसा दिखता। और वेरिएबल क्यों है पता है? क्योंकि ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करके हो रहा है। तो सेल्स मतलब तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो 6 लाख सेल हो रहा है मतलब मेरा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कुछ और है। अगर 6,75,000 हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज्यादा है। 7,50,000 तो उससे ज्यादा, 8,25,000 तो उससे ज्यादा। वही मैंने बोला, देखो एक्टिविटी लेवल यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को ही रिलेट करेगा। आवर्स यूज्ड वो भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका नेचर क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है। इसका नेचर वेरिएबल, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार समझने के लिए, वेरिएबल वी लिख दिया। मेरा वहां ज्यादा जगह नहीं है, अगर आप लोग का जगह है आप लोग पूरा वेरिएबल लिख लीजिए। फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन है यहाँ पर 7,500, वो तो हम इस कॉलम में लिखेंगे। और ये कैसा खर्चा है? फिक्स्ड है, वेरिएबल है, क्या कैसा है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मैम है। वेरिएबल फिक्स्ड। ना, वेरिएबल तो हमें फिक्स्ड, वेरिएबल फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट को जब हम लोग अपने घर पे लेके आते या ऑर्गेनाइजेशन पे लाते, कहीं पर भी लाते, जैसे आप लोग का मोबाइल है, आप लोग का मोबाइल का जो डेप्रिसिएशन है वो तो होता ही जाएगा ना, आप लोग यूज करो या ना करो। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन चाहे इतना सा प्रोडक्शन करे, जैसे देखो क्लास में बेंच इतने सारे लगे हुए, अब 2 स्टूडेंट बैठे तो भी मेरा जो बेंच का डेप्रिसिएशन होगा, सब पूरा क्लास भर जाए तो भी मेरा उतना ही डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन तो मेरा कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का डेप्रिसिएशन कभी भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और डेप्रिसिएशन तो एक ऐसा चीज है कि एक बार एसेट को पुट टू यूज कर दिया, अब उसको यूज करो या रख के रखो, ठीक है। मोबाइल घर पे ले लिए, अब मोबाइल को चाहे जो है लॉक करके अलमारी में ही रख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उठा के रख दो, फिर भी वो डिप्रिशिएट होगा। ऐसा थोड़ी है कि नया मोबाइल खरीदा और पैक करके रख दिया और किसी को देने जाओ 2 साल बाद, वो थोड़ी ना वो पैसा देगा, वो तो कम ही देगा, चाहे आप यूज ना करो, आप जितना भी बोलो कि मैंने यूज किया ही नहीं है। तो डिप्रिशिएशन तो वैसे भी एक ऐसा चीज है कि वो कोई भी एसेट को एक बार ले लिया तो वो सेकेंड हैंड हो ही गया, ठीक है, चाहे यूज करो या ना करो। और यहाँ पर डिप्रिशिएशन जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसको मशीन को कितना कम या ज्यादा यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिप्रिशिएशन का अलग अलग मेथड होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन होता है, डब्ल्यूडीबी होता है। तो डिप्रिशिएशन तो अपने हिसाब से लगता ही जाएगा, प्रोडक्शन के क्वांटिटी के ऊपर कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, मेथड्स के ऊपर डिप्रिशिएशन का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। अगर हम अपने एसेट पे एसएलएम लगाएंगे तो अलग क्वांटिटी आएगा, डब्ल्यूडीबी लगाएंगे तो अलग आएगा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट लगाएंगे तो वो अलग आएगा। वो तो अलग मेथड यूज करने के लिए डिप्रिशिएशन का वैल्यूज अलग आ सकता है, बट प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर डिप्रिशिएशन कभी डिपेंड नहीं करता है। अगर जैसे कोरोना के वक्त पे कंपनी बंद होकर बैठा था, जैसे फैक्ट्री वगैरह बंद था, प्रोडक्शन वगैरह हर एक चीज का नहीं चल रहा था, काफी चीजों का बंद था, तो क्या उस एसेट्स पे डिप्रिशिएशन नहीं लगा? बिल्कुल लगा। जीरो प्रोडक्शन चल रहा था फिर भी डिप्रिशिएशन लगेगा। तो डिप्रिशिएशन जो है हमारे प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि मेरे 80% एक्टिविटी लेवल पे डिप्रिशिएशन 7,500 लग रहा है, तो वो किसी भी एक्टिविटी लेवल पे उतना ही लगता जाएगा। तो अब मुझे बताइए 90, 100 और 110 पे कितना कितना लगेगा? मैडम, हाँ। मैडम ये जो डेप्रिसिएशन में जैसे पुराना होता रहेगा इक्विपमेंट्स, तो उसका रेट भी वेरिएबल होगा ना। और न्यू जो इक्विपमेंट है वो 10 रुपया अभी प्रेजेंटली है, तो फिर 2 साल के बाद उसका रेट 8 रुपीज होगा, 3 साल के बाद उसका रुपीज 7 रुपीज होगा। हाँ, वही हम तो बोल रहे हैं कि वो जो है वो अमाउंट में चेंजेस दिखेगा, लेकिन हम्म, कॉस्टिंग में ये बोला जा रहा है कि क्या आपके प्रोडक्शन चेंज होने पे डिप्रिशिएशन का मतलब, जैसे आप अभी 80% एक्टिविटी लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो किसी एक साल में 3 महीना, ठीक है, तो भी डिप्रिशिएशन 7,500। अगर आप 90% पे जाते हो तो भी आपका 7,500 ही रहेगा। मतलब अगर मेरा देखिए जो 8 और आपने जैसे बोला ना 10 पे 2 लगा, ठीक है, फिर 8 हो गया, फिर उस पे मान लीजिए कुछ और लगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यूज चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो टेक्निक के लिए चेंज हो रहा है। जैसे आपने ये जो बोला ना, ये जो है ये डब्ल्यूडीबी मेथड है। अगर आप स्ट्रेट लाइन करोगे तो जैसे मान लो 2 रुपए है तो 2 रुपए लगता जाएगा, ठीक है, 2 रुपए ही लगता जाएगा। तो ये मेथड हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे कॉस्टिंग में क्या होता है कि डिप्रिशिएशन ये बोला जा रहा है कि आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी पे चेंज होगा कि नहीं होगा, उसके हिसाब से फिक्स्ड या वेरिएबल है। जैसे अगर हम अपनी मशीन में 2000 यूनिट बनाते हैं तो मेरा डिप्रिशिएशन कितना लगेगा? अगर हम 200 यूनिट बनाते हैं तो मेरा डिप्रिशिएशन कितना लगेगा? अगर हम 0 यूनिट बनाते हैं तो मेरा डिप्रिशिएशन कितना लगेगा? तो मतलब जो
फिक्स्ड कॉस्ट है वो ये बोल रहा है कि आप कुछ भी यूनिट बना लो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये जो वैल्यूज है ये मेथड की वजह से चेंज हो सकता है कि एसएलएम में तो देखिए 2 2 2 2 ही चलता जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये जो आपने बताया पहले 2 होगा, फिर मान लीजिए कम होगा, जैसे मान लो 10 पे आपका हो गया 100 पे 10%, अगर WDB मेथड है तो इस पे हो गया आपका 90, फिर ये 90 पे 10% लगेगा तो ये हो गया 9, तो ये कम होते जा रहा है। तो ये मेथड की वजह से हो रहा है। ये एसएलएम है, इसमें कम नहीं होगा, इसमें 2 2 2 2 2 2 ही लगता जाएगा जब तक एसिड जीरो नहीं होता है, और इसमें आपका कम होते जाएगा जैसे 81, फिर 81 पे 10%। लेकिन ये कम होना जो है ये मेथड्स है, ये रूल्स के हिसाब से हो रहा है कि WDB मेथड्स कैसे एक्टिव होता है, ठीक है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली यही यूज किया जाता है, ये तो बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका काफी सारा डिमेरिट्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी एसेट का वैल्यू हर बार 2 रुपए करके ही लगाना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली कम यूज होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड्स में ऐसे होता है, WDB ये मेथड्स है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फिक्स्ड और वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्या मेरा ये डेप्रिसिएशन 10 और 9 क्या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के चेंज की वजह से हो रहा है? नहीं, मेरे एसिड के वैल्यू की गिरावट की वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा प्रोडक्शन ज्यादा या कम होने से हम डेप्रिसिएशन ज्यादा कम नहीं कर देंगे। जैसे हम किसी साल जो है 10,000 प्रोडक्शन किए तो डेप्रिसिएशन 7,500, नेक्स्ट ईयर अगर मैंने 20,000 प्रोडक्शन किया तो डेप्रिसिएशन 15,000 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। डेप्रिसिएशन मेरा जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है उससे चेंज नहीं होगा, ये मेथड होता है। ओके, ठीक है, ये वाला होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा हर बाकी कॉलम्स में? 757। हाँ, सभी में 7,500 ही चलता जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। 7,500 7,500 7,500 7,500। क्वांटिटी ज्यादा या कम होने पे डिप्रिसिएशन हम लोग कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। फिर रेंट्स एंड टैक्सेस, ये कैसा खर्चा है? रेंट एंड टैक्सेस ये फिक्स्ड है, क्योंकि रेंट जो है वो हमें प्रोडक्शन कम या ज्यादा करे, सॉरी रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी हम लोग का प्रोडक्शन की क्वांटिटी के ऊपर चेंज नहीं होगा। चेंज हो सकता है रेट्स एंड टैक्सेस, बट प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लोग अपना बजट 80% एक्टिविटी लेवल पे बना रहे, उसमें अगर 8750 है तो बाकी सब में भी हमें वही मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कॉस्ट में हमें फिक्स्ड को बस उसी तरीके से पहचानना है, क्या ये हमारे प्रोडक्शन क्वांटिटी ज्यादा कम होने पे चेंज होगा? अगर नहीं होता है तो फिक्स्ड है, और अगर चेंज होगा तो वो वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग ये टोटल कर सकते हैं एक बार, ठीक है, ये कॉलम को टोटल कर लेते हैं। वैसे मेरे यहाँ पर जगह नहीं, मुझे नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, आप लोग भी यहाँ टोटल कर लो। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसको ए नाम दे देते हैं, आगे जाके A + B + C लिख लेंगे। तो इसका टोटल करने से कितना होगा? 90 12 7,500, और ये हो गया 1,02 1,02 और 7,500 8750, कितना होता है? 1,18,250। नेक्स्ट किए हो आप लोग? कितना कितना? 1,19,750 1,19,750। अच्छा, और ये वाला 1,01,250 1,21,250। अच्छा, और ये वाला बाद 1,22,750 1,22,750। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग सेलिंग कॉस्ट वाला करेंगे, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट खर्चा देखते हैं क्या दिया हुआ है। सैलरी 8% ऑफ सेल, ठीक है, सैलरीज 8% ऑफ सेल, सैलरीज 8% ऑफ सेल। तो अगर सेल के ऊपर डिपेंड है तो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? मैम वेरिएबल है। वेरिएबल अभी तो किया था, ये देखो, अगर सेल चेंज होगा तो ये मेरा खर्चा चेंज होगा, तो ये वेरिएबल हुआ, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल है 8% ऑफ सेल, तो 6 लाख का 8% तो 48,000 होगा, और बाकी, और ये बाकी वाला ये तो 60 हो रहा है। 54,000 अच्छा, ये 54 66,110
अच्छा 66,000। अच्छा 66। अच्छा फिर नेक्स्ट लिखेंगे सैलरी के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहला वाला तो 6 लाख था, 6 लाख का 2% 12,000 हो जाएगा। ये भी वेरिएबल हो रहा है क्योंकि सेल्स वेरी करेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली वेरी करता जाएगा। उसके बाद वाला 6,75,000 पे 13,500. 13,500। इस पे भी लगा सकते हो आप लोग, जैसे 90% लगा लिया, 100% लगा लिया, इस पे भी हो जाएगा। यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बात है, उस पे ही टोटल करके ही करते जाएंगे तो ठीक रहेगा। 13,500 उसके बाद 15,000 और मैम 16,500. 15,000 अच्छा 15 और 16,500। अच्छा ये हो गया ट्रैवलिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल्स। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल्स, ये भी वेरिएबल। 1% ऑफ सेल, तो पहला है 6 लाख, 6 लाख का 1% तो 6,000 होगा। बाकी सबका ये आसान है। 6,75,000 था तो 6,750, और ये कितना था 7,50,000, 7,500,8250, 7,500,8250, ये तो हो गया। अच्छा इसके बाद देखते हैं क्या खर्चा है। जनरल एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल, ये भी जल्दी निकल जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल्स, ये सेम वैल्यूज होगा क्योंकि ये भी देखो 1% था, ये भी 1%। सेल तो दोनों केस में सेम था, तो ये 6,000 होगा, ये 6,750 होगा, ये 7,500 होगा, ये 8,250 होगा। अब ये सबको टोटल करके लिखेंगे। टोटल, आप लोग टोटल कीजिए, टोटल सेलिंग कॉस्ट, और इसको हम लिख देंगे बी। ठीक है, टोटल सेलिंग कॉस्ट बी। अब ऐड करके देखना पड़ेगा, इधर है 48, 48 प्लस 12 60, 60 और 6 6 12। 22,000 हाँ पहला वाला 72। तो इसके बाद इसका डबल कर मैम लीजिए 81,000 81। अच्छा नेक्स्ट ये 15,000, ये 15 15 15 30 30, और यहाँ पर हो गया 60 90। और ये वाला 8250 का डबल कर लो, जल्दी हो जाएगा। 8250 इसका डबल, फिर 99,000 हाँ 33, और इधर बाकी मिला के 99। हाँ सही 99,000। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया टोटल सेलिंग कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया था। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो कोई? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में देखते हैं वेजेस। अच्छा वेजेस, वेजेस दिया हुआ है यहाँ पर 15,000। ठीक है 15,000 यहाँ दिया हुआ है, तो वेजेस क्या होगा? बाकी वेजेस मतलब जैसे सैलरी देते हैं नॉर्मली अकाउंट्स, मतलब हाँ बोलो फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल, फिर हम बताते हैं। फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वेजेस जो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, वेजेस उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो वेजेस जो है वो हम लोग का प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ बोल देता परसेंटेज ऑफ सेल के ऊपर तो जरूर चेंज होता। देखो ऐसे लैंग्वेज में हमें नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन मुझे जैसे जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मली देखा जाए तो वो फिक्स नेचर का ही होना चाहिए। जनरल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग, पोस्टेज, इस तरीके का खर्चा आता है। तो जनरल एक्सपेंसेस अब बोला है सेल डिपेंडेंट है तो वेरिएबल होगा, ऐसे नाम पे में नहीं जाना है। जैसे सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑफिस सेल्स ऑफिस में कोई जो ऐसे एम्प्लॉय है जिनको सैलरी दिया जाता है, तो सैलरी तो नॉर्मली फिक्स नेचर का ही होता है। बट क्वेश्चन अगर मुझे बोल रहा है कि सेल पे लगाओ तो फिर वो वेरिएबल नेचर का है। क्वेश्चन अब मुझे जो बोलेगा देन फॉलो द क्वेश्चन, उसके हिसाब से हमें करना है, नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी किसी किसी जगह पे जो है वेरिएबल होता है, किसी जगह पे ना ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कर देती है कि भाई इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इसके अंदर करना है। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, बाकी क्वेश्चन हमें जो बोलेगा हमें वो फॉलो करना है। तो वेजेस हम लोग का यहाँ पर फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड होने का मतलब सभी में सेम हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा फिर देखते हैं और क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है रेंट। अब रेंट देखिए, रेंट फिक्स्ड होता है, बट यहाँ बोल रहे 1% ऑफ सेल्स, तब ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेचर का, क्योंकि सेल तो चेंज हो रहा है। तो 1% ऑफ सेल मतलब हम लोग का सेल डिपेंडेंट रेंट है, मतलब जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट उसने बोला सेल जितना ज्यादा होगा रेंट उसके हिसाब से देना है। मतलब 1% ऑफ सेल कर दिया, अब सेल वेरी करेगा तो रेंट भी वेरी करेगा। नॉर्मली ये रेंट जो है ये फिक्स नेचर का होता है, ये थोड़ी ना वेरिएबल नेचर का होता है, ये कभी वेरी नहीं करता है। ठीक है, अमाउंट हाँ, बोलो। रेंट का अगर अमाउंट बोल देते तो फिक्स्ड ही रख देते इसको। हाँ, रेंट का अगर अमाउंट बोल देगा फिक्स्ड, अगर ये बात रहता ही नहीं तो फिर ये तो फिक्स्ड ही होगा ना। रेंट कभी भी ऐसा हो सकता है कि रेंट वेरिएबल है। हम लोगों का जो रेंट एग्रीमेंट हो गया नॉर्मली, जो 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट होता है, तो 11 मंथ्स तक हमें सेम देते जाना है, उसके बाद जो बढ़ेगा वो देते जाना है। कॉमर्शियल में 3 इयर्स का एग्रीमेंट होता है, उससे ज्यादा कम भी होता है। तो रेंट नॉर्मली फिक्स नेचर का है। प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, 1 महीना फैक्ट्री बंद रखो तो क्या रेंट नहीं देना पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करो तो भी क्या फर्क पड़ता है, रेंट एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है कि भाई इतने टाइम तक इतना रेंट देना है उतना ही देते जाना है। ठीक है, वो कभी भी सेल डिपेंडेंट होता नहीं है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इनका ऐसा ही कोई रेंट एग्रीमेंट हुआ है जो कि सेल डिपेंड करके हो रहा है, तो फिर वो तो वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल होगा तो वेरिएबल मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे चेंज होगा। तो 80% पे रेंट हो जाएगा 6 लाख का 1% यानी 6000। ठीक है, अब 1% मतलब ये सारे वैल्यूज ही लिखने होंगे ना। ये देखो 6750, यहाँ से देख देख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं 8250। तो ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्यों, वेरी कर गया क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेंट एग्रीमेंट इस तरीके का कभी होता नहीं, काफी कम होता है। ठीक है, अगर होता भी होगा तो। अच्छा अब देखो अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ सेल। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, अगर इसमें भी हमारा सिर्फ अमाउंट रहता तो हम लोग उसे फिक्स्ड रख देते। यहाँ पर बोला है 4% ऑफ सेल, अब सेल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर वेरिएबल नेचर का ही हुआ। देखो ये सेल डिपेंडेंट है तो ये वेरिएबल नेचर का हुआ, मैंने लिख दिया। तो 4% ऑफ सेल, तो 6 लाख का 4% 24,000। उसके आगे का क्या क्या होगा कैलकुलेट करके देखो और मुझे बताओ, हम तब तक ये टोटल करते हैं। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हम 27 के 27 के 30,000 30 लास्ट पर 30,000 और 33,000। 33,000। ठीक है, अच्छा तो ये टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 000 45 50 750 कितना, 48। हाँ, और ये वाला 30 और 50 45 और 7,500 कितना होगा, 45 और 7,500 7.5 52 पॉइंट मतलब मैम 52,500। 52,000 हाँ, अच्छा 15 और 33 5383 48 प्लस 8250 48,000। 56,000 अच्छा 56,250। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सी में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बी में सेलिंग कॉस्ट और ए में क्या था, ए में था हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो ये सबको ऐड करना है, मतलब 1,18,250 प्लस 72 प्लस 45 कितना हो जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं 45 72 45 प्लस 72 प्लस 118.25 118.25, तो ये हो गया 235.25 मतलब 2,35,250 2,35,250। ठीक है, अच्छा इसके बाद और एक मैम तरीके से 2,49,500। 2,49,500। हाँ, इस तरीके से ही करना पड़ेगा ऐड, फिर 90 और 52.5। वैसे शॉर्टकट में कर सकते हो आप लोग, 52.5 प्लस 90,000 है तो इतना लेना चाहिए, फिर ऐड करके ये वाला 119.75, तो जल्दी हो जाएगा। ये देखो 119.75, तो ये हो गया 262।
0.25 ও मैम 2 लाख 121 হ্যাঁ বলো কত হচ্ছে 750 अच्छा मैम 2 लाख 2 लाख 63 63,000 अच्छा मेरा गलत इसलिए आ गया मैंने ना ये वाला ले लिया 119.7 ये लेने से सही आता ठीक है नेक्स्ट 122.75 प्लस 99 और 56.250 मैम 263,750 आपने 6750 ओ अच्छा 263750 ठीक है 263750 अच्छा अरे 8 2,78,000 2,78,000 ठीक बन गया यही पूछा था फ्लेक्सिबल बजट बना के दिखाना है इतने इतने कैपेसिटी लेवल पे तो हो गया ये वाला ठीक है अच्छा अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है देखो वहां हमें सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट भी मिलेगा बोल रहा है एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट इन ए मंथ ठीक है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स ये लोग नॉर्मली 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करता है मंथली तो इनका देखो मंथली डेटा है इन देयर मशीन शॉप ठीक है मशीन शॉप मतलब क्या होता है कि कॉस्ट में ना जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है वैसे मशीन शॉप का मतलब है जहां पर मशीन्स लगाए गए हैं ठीक है बस इतना समझना काफी है जहां मशीन्स लगाए गए हैं उसी को मशीन शॉप बोला जाता है इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं है फॉर द मंथ ऑफ जैन के मंथ में दे हैड प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट प्लान मतलब हो गया बजट तो वो बजट बना रहे कि उनको 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है ठीक है नॉर्मली वो 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं एक महीने में अभी वो सोच रहे हैं कि 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे गोइंग टू ए सडन कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन द मिडिल ऑफ द जनवरी दे कुड ओनली प्रोड्यूस 6,000 यूनिट इन जैन बट ये बजट जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनका कैंसिल हो गया है इस वजह से मिडिल ऑफ जैन में इस वजह से वो 6,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए जबकि उनका टारगेट था 10,000 तो 10,000 करना था लेकिन कर पाए ओनली 6,000 ठीक है तो तीन तरीके का डेटा मिला एक मिला कितना ये करते हैं नॉर्मली कितना करना चाह रहे थे और एक्चुअली कितना कर पाए तो जैन का जो बजट था वो था 10,000 का बट कुछ रीजंस जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल हुआ है उस वजह से ये 10,000 के जगह एक्चुअली ये बजटेड था ठीक है इसके जगह एक्चुअली क्या हो गया है एक्चुअली 6,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है इन्होंने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप बोल रहा है जितने भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ठीक है मैन्युफैक्चर करने का जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है वो क्या हुआ है वो अच्छे से केयरफुली प्लान किया गया है और मॉनिटर किया गया था मशीन शॉप में मतलब जहां मशीन्स लगे हुए हैं एंड द फोरमैन ऑफ द शॉप इज पेड ए 10% ऑफ सेविंग एज बोनस व्हेन इन एनी मंथ द इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड इज लेस देन द बजटेड प्रोविजंस बताते हैं ये क्या बोला है तो बोल रहा है यहाँ पर एक फोरमैन का बात बोला है ठीक है तो फोरमैन को क्या बोला है इन्होंने फोरमैन को इन्होंने ये बोला था जो कि उस मशीन शॉप में काम करते हैं कि फोरमैन आपको 10% क्या दे दिया जाएगा अगर आपने 10% क्या किया ऑफ सेविंग्स एज बोनस व्हेन इन एनी मंथ द इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकट इज लेस देन द बजटेड प्रोविजंस मतलब जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ठीक है बजटेड पीरियड में जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अगर फोरमैन ने बचा लिया कितना बचाया अगर वो सेविंग्स कर लिया तो 10% सेविंग्स का 10% उन्हें बोनस दिया जाएगा मान लो बजट में खर्चा था 100 ठीक है और फोरमैन ने क्या किया अपने मेहनत से दिमाग लगा के उस खर्चे को कोई ये खर्चा 100 रुपीज होने वाला था उस खर्चे को रिड्यूस करके 90 में लेके आ गया तो कितने रुपए का सेविंग्स हुआ अगर कोई खर्चा 100 रुपीज होने वाला था बट फोरमैन ने कोशिश करके उसे 90 रिड्यूस करवा दिया ठीक है अब वो खर्चा 100 के जगह 90 हो गया तो सेविंग्स कितना हुआ खर्चे में 10 रुपीज
ठीक है। अब ये 10 रुपीज का 10% जो कितना होता है, 10 रुपीज का 10% 1 रुपीज, तो 1 रुपीज बोनस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? फोरमैन को। ये बात बताया गया है फोरमैन को। देखो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप and the foreman of the shop is paid a 10% of the savings as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provisions। मतलब बजट में जो खर्चा प्रोविजनली किया गया है, अगर फोरमैन ने उस इनडायरेक्ट खर्चे को, मतलब मशीन शॉप में जो इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है उसे केयरफुली प्लान और मॉनिटर करके अगर किसी तरीके से कम कर दिया, तो जितना भी वो कम करेंगे उसका 10% उन्हें बोनस दिया जाएगा। ऐसा एक जो है रूल्स, या फिर बोल सकते हैं ऐसा एक रिवॉर्ड जो है फोरमैन के लिए रखा गया था। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है द फोरमैन हैज put in a claim that he should be paid a bonus of 88.50। फोरमैन क्लेम कर रहा है कि मुझे 88.50 बोनस देना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ जैन, जैन के मंथ के लिए। ठीक है। द वर्क manager wonder how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract, the relevant figure are as under। अच्छा, ये बाद में बताते हैं। तो फोरमैन तो बोल रहा है देखिए मुझे ना 88.50 बोनस देना पड़ेगा, बट जो वर्क मैनेजर है वो तो सोच रहे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब जो बजट, देखो ये जो फोरमैन को बोनस देने का बात हुआ है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे था? जो इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, या उन्होंने बजट बनाया था, बट बाई चांस किसी वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो इन्होंने सिर्फ 6,000 यूनिट ही प्रोडक्शन किया। अब वर्क मैनेजर बोल रहा है कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही सीज हो गया, प्रोडक्शन ही कम हुआ, तो कोई मेरे से बोनस कैसे मांग सकता है? ठीक है। और फोरमैन बोल रहा है नहीं नहीं, मुझे बोनस दे दीजिए 88.50। वो 88.50 अगर बोनस मांग रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि उनके हिसाब से उन्होंने कितना टाइम सेव किया होगा, क्योंकि टाइम सेव्ड पे 10% मिलेगा। अगर वो बोल रहा है कि मुझे 88.50 का बोनस देना चाहिए, तो हाँ बोलिए। बोलो कौन बोलेगा? 88.50 का बोनस चाहिए, फोरमैन बोल रहा है, तो उसने कितना टाइम सेव किया होगा? क्योंकि टाइम सेव का 10% ना, कितने का 10% 88.50 होता है? बोलो, ये कैलकुलेशन आसान है। हाँ बोलिए। 8 आवर में 8850 इतना होगा। इसका 10% अगर हम लोग करेंगे तो 80, हाँ 8 आवर्स होगा, ये रुपीज हो जाएगा। ये देखिए 8850 इंटू 10%। ठीक है। अच्छा 885 होगा, सॉरी 885, हाँ 885 होगा। इसका 10% करेंगे, हाँ तो ही 88.5 हो, 885, ये नहीं होगा जीरो। ठीक है। 885 ये होगा, तब जाके उसका 10% 88.50 होगा। ठीक है। अच्छा, ये वैसे किसी काम का है नहीं अभी, फिर देखते हैं आगे क्या बोला है। बोल रहा है द रेलिवेंट फिगर्स आर एज अंडर। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा लिस्ट दे दिया है। ठीक है। अब बोल रहा है एक्सपेंसेस फॉर ए नॉर्मल मंथ। नॉर्मल मंथ मतलब कौन से यूनिट के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला है नॉर्मली इनका कितना प्रोडक्शन होता है, कितना इनका जैन का प्लान था, और इनका एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये नॉर्मल मंथ जो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल मंथ, तो ये कितने यूनिट का दिया हुआ है? 8, 10 या 6? अभी तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा। मैम 8000। 8,000। अच्छा, और ये वाला प्लान फॉर जैन और एक्चुअल इन कॉस्ट फॉर जैन? प्लान है 10,000 वाला, ये और 10,000 वाला, हाँ और एक्चुअली वाला 6,000। हाँ, एक्चुअल वाला 6,000 वाला। ठीक है। तो ये हमें तीनों का खर्चा जो है दे दिया कि इनका नॉर्मली क्या होता है, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पहले से होने वाला था उसके हिसाब से इन्होंने क्या प्लान कर रखा, बट जो सोचते हैं वो हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो इनका भी नहीं हुआ, 6,000 का इनका खर्चा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हम लोग का 10,000, और ये हम लोग का हो गया
6000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर खर्चा है 5875, मतलब इनका बजटेड खर्चा इतना होने वाला था उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली तो 10,000 प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, वह 6000 और एक्चुअल खर्चा हुआ 4990, ठीक है। अब ये जो फोरमैन होते हैं ना, ये इतने क्वालिफाइड होते नहीं। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया अपना, देखो फोरमैन ने क्या दिमाग लगाया। फोरमैन बोल रहा है मुझे जो बजट का डेटा दिया हुआ था वहां पर लिखा हुआ था खर्चा 5875 हो सकता है, लेकिन मैंने तो खर्चा 4990 कर दिया, ठीक है। मैंने खर्चा इनका कम कर दिया, फोरमैन का कहना है। कैसे कहना है, देखिए ये आ जाएगा, पता चलेगा। तो फोरमैन बोल रहा है कि आपने जो मुझे बजट दिया था ना, उसमें ना ऐसे एक डेटा था और ये लिखा हुआ था कि खर्चा इतना होगा, लेकिन मैंने जो आपको काम करके दिया उसमें ये खर्चा करके मैंने ये खर्चा किया। तो फोरमैन बोल रहा है 5875 का खर्चा मैंने 4990 कर दिया, तो मैंने खर्चा आपका बचा दिया। आप मुझे अब 10% बोनस दे दीजिए, और इनके हिसाब से खर्चा देख लीजिए कितना बच रहा है, 4990। इनके हिसाब से खर्चा बच गया 885। तो प्रोडक्शन भी तो कम हो रहा है। हाँ, वो ही बता रहे, ये प्रोडक्शन जो है ये कम हो रहा है, मतलब इनका सोच गलत है। 885, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं अब इस पे मुझे 10% दे दो, तो फोरमैन तो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये तो देख रहा है कि उसने खर्चा कम किया है, बट उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि ये तो 6000 पे इन्होंने काम किया ना, लेकिन बजट तो 10,000 का बना हुआ था, तो अब बोनस कैसे दे दे, नहीं दे सकते हैं। और अगर ट्राई करके हमें देखना भी है कि फोरमैन सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो हम देखेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पर बोला है, डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर बोल रहे बोनस नहीं देना चाहिए, फोरमैन बोल रहा है दे दो। इज द फोरमैन एंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जैन, क्या बोनस उनको मिलना चाहिए। ये हमें आंसर्स देना है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, और एक्सप्लेनेशन देना है। अब बोनस वर्कमैन को फोरमैन को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा। फोरमैन ने तो 6000 यूनिट प्रोडक्शन पे एक्चुअली काम किया है, तो हम लोग का जो प्लान है वो 10,000 का दिया हुआ है। उस प्लान को अगर हम लोग 6000 पे ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग मतलब उसको कंपेयर करके पता कर पाएंगे कि जो फोरमैन है उसे बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब बजट को भी मुझे 6000 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर हम कंपेयर करेंगे कि मेरा बजट जो है 6000 का अगर होता, क्योंकि एक्चुअली 6000 वाई, अब ये 10 और 6 तो कंपेरेबल नहीं है, तो 6000 अगर बजट बना होता 6000 पे, जो कि नहीं बना हुआ था क्योंकि बाद में वो चेंजेस होकर 6000 एक्चुअली हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 6000 में ट्रांसफर करेंगे, फिर देखेंगे 6000 में ये खर्चा क्या चेंजेस ला रहा है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो फोरमैन है उन्होंने जो खर्चा किया और 6000 पे जो खर्चा होने वाला था, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर सच में कम हुआ है तो उनको बोनस मिलेगा, और अगर नहीं कम हुआ है तो उनको बोनस नहीं मिलेगा, तो हमें ये बताना है। तो फिर ये कैलकुलेट करने से हमें सारा आंसर्स मिल जाएगा कि बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वर्क मैनेजर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा चीज हमें क्लियर होगा। तो हम लोग को पहले यही काम करना है कि इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा और वो चेक करना पड़ेगा। तो ये बजट जो है ये हम लोग का फ्लेक्सिबल ही हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बार प्रोडक्शन जो है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये 3 डेटा दिया हुआ है, तीनों अलग अलग यूनिट का, ये 8000, ये 10,000, ये 6000, और अभी हम लोग 6000 पे एक नया बजट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का फ्लेक्सिबल बजट बन गया। भले ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ बोला नहीं फ्लेक्सिबल है या नहीं है, बट ये बना तो फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं, इलास्ट्रेशन 3, मैडम फ्लेक्सिबल बजट। हाँ बोलिए। मैडम प्लान और एक्चुअल में जो वेरिएबल है उसी को ही फाइंड आउट करके निकाल देंगे मैडम। जैसे 1000 फिक्स था तो उसको क्यों टच करेंगे। जो 900 और एक 800 था और 600 है उसी को हम पकड़ने से जल्दी हो जाएगा मैडम, बाकी हाँ सब छोड़। हाँ, उसको करने से जल्दी हो जाएगा, बट इसमें ना प्रेजेंटेशन में आपको एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा। मतलब अभी आप शॉर्टकट के लिए वो कर सकते हैं, मतलब अपने ट्राई करने के लिए कि आंसर क्या आएगा, आंसर उसमें भी सेम ही आएगा, क्योंकि उसका तो इम्पैक्ट आने वाला है ही नहीं, 1000 जो फिक्स्ड है। हाँ हाँ लेकिन और ये एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा ठीक। पूरा दिखाना पड़ेगा। हम्म। और उसमें रीजन भी देना है हमें कि वो फिक्स्ड है इस वजह से, मतलब वो कॉलम बनाना है, ठीक है। बाकी हम लोग अभी मतलब रफ वर्क के लिए कर सकते हैं वैसे। ओके ओके। फ्लेक्सिबल बजट ऑफ, क्या नाम था, एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स, एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स फॉर द मंथ ऑफ जैन।
तो यहाँ पर इनडायरेक्ट पर्टिकुलर्स भी लिखा जा सकता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, जगह ना थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो कॉलम्स होंगे तो हम यहाँ पर साइड करके लिखते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके जगह पर्टिकुलर्स भी लिखा जा सकता है, पर्टिकुलर्स लिख के ये सब आइटम हम लोग लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल मंथ, एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल मंथ, ये सब प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस फॉर बजट क्या लिखा हुआ था, प्लान फॉर जैन। अच्छा, तो ऐसे लिख देते प्लान्ड एक्सपेंसेस, मतलब बजट वाला एक्सपेंसेस। फिर बजट को चेंज करेंगे, ठीक है, ये 10,000 का था, बजट को चेंज करके 6,000 लाना है, मतलब लिखेंगे एक्सपेंसेस एज पर फ्लेक्सिबल बजट, ऐसे लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर दिया हम लोगों ने। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सपेंसेस फॉर 6,000 यूनिट, वो भी किया जा सकता है। लिखने का वैसा कोई रूल्स नहीं, बस कॉलम लिखने से ये समझ में आना चाहिए कि कॉलम में जो डेटा लिखा है, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, उस हिसाब से कॉलम का नाम देना है। नाम लिखने का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पर डिफरेंसेस। बाकी हमारा तो इसी कॉलम से काम चल जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे और एक्चुअल, और ये 3 कॉलम ही हम लोग के लिए मेन है, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें बाकी सब भी लिख लेना पड़ेगा एक बार। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या खर्चा है, सैलरी ऑफ फोरमैन। अब सब जगह पे 1000 है, मतलब ये फिक्स्ड हो गया। अगर फिक्स्ड खर्चा है तो ये तो क्वांटिटी पे चेंज नहीं होगा। सैलरी ऑफ फोरमैन को जो सैलरी दिया जा रहा था, ठीक है, तो नॉर्मल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें भी 1000 दिया जा रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि जो प्लान, मतलब जो ये कितने यूनिट के लिए, ये प्लान वाला था हम लोग का 10,000, ठीक है, ये वाला हम लोग 6,000 पे करेंगे, और ये वाला भी हम लोग का 6,000, और ये वाला 8,000, ठीक है। चाहे तो हम लोग अपने समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये भी 1000, ये 1000, ये भी 1000, ठीक है, तो ये भी 1000 होगा। तो डिफरेंसेस क्या होगा, 0, ठीक है, इसका तो डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये 1000 क्वेश्चन में गिवन था, ये भी गिवन था। अब 6,000 का भी मैंने क्यों 1000 लिखा, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो वही रहेगा। तो बजट अगर मेरा 10,000 की जगह मैंने 6,000 वाला बनाया होता, जबकि मुझे पता तो नहीं था ना कि मेरा 6,000 एक्चुअली में काम होगा, तो वही बना लेते। पहले 10,000 का बना लिया था, अगर वही 6,000 यूनिट का बजट बनता तो भी ये खर्चा 1000 ही रहता, और एक्चुअली में भी ये 1000 ही रहेगा, क्योंकि ये खर्चा कैसा है, फिक्स्ड है। यहाँ पर अपने समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड, या फिर यहाँ एक कॉलम बना सकते हैं इस तरीके से। अगर जगह है तो आप लोग भी बना सकते हो, मेरा तो यहाँ पर मिटा के हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं नेचर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये कैसा कॉस्ट है, फिक्स्ड है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब रुपीस आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा खर्चा है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर, 720, 900, 600। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। मैम हाँ, और बोलो। मैम वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल, वो भी हमें कंफर्म करना चाहिए। एक तरीके से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल, हम दिखा देते हैं। वैसे ये वेरिएबल ही है, ठीक है, सेमी वेरिएबल है नहीं, फिर भी हम बताते हैं क्यों ये वेरिएबल है। अच्छा, ये कितना यूनिट था, ये था मेरा 10,000, ठीक है, ये है मेरा सॉरी, ये 8,000, ये है मेरा 10,000 वाला, और ये शायद 6,000, ठीक है। तो 720 8,000 के लिए, तो 1 यूनिट के लिए कितना, हम 1 यूनिट का निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई 8,000, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए हो गया 0.09, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये वेरिएबल है तो वेरिएबल खर्चा क्या होता है ना, वेरिएबल खर्चा क्या होता है, टोटल में वेरी करेगा, टोटल में वेरी करेगा, जो कि दिख रहा है 720, 900, 600, बट पर यूनिट में फिक्स्ड होगा, पर यूनिट में फिक्स्ड होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस पर यूनिट फिक्स्ड है, पर यूनिट 10 रुपए करके, वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब जो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उसका बिल उतना होगा, अगर कोई 1000 करेगा तो उसका उतना, कोई 500 करेगा तो उसका उतना, तो टोटल वेरी करेगा लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड होगा, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 0.09 अगर 1 यूनिट का है, तो फिर 10,000 यूनिट का भी 0.09 का ही रेट होना चाहिए। चलो देख लो होता है कि नहीं हो रहा है।
ये 900। अच्छा, फिर 6000 यूनिट का भी उतना ही, 6000 इंटू 0.09, तो ये कितना आ गया 6000 इंटू 0.09। ओ, ये तो एक्चुअल वाला है, ये क्या हुआ, वेरिएबल ही तो, मेरा क्या गलत हो गया, ये तो 0.09 करके 900 हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में भी 6000 हुआ, 6000 करने से 6000 इंटू 0.09, ये 540 होगा। ये एक्चुअल वाला दिया है 600। अच्छा, ये एक्चुअल है, एक्चुअल, ठीक है। तो बजट के हिसाब से अगर देखें तो ये देखो, बजट ये नॉर्मल इतना होता है, 10,000 का भी इतना ही हो रखा है 0.09 करके। तो हम लोग जो 6000 वाला बजट बना रहे हैं उसमें भी 0.09 करके ही लगाएंगे, लेकिन जो फोरमैन है उसने ये खर्चा 600 तक पहुंचा दिया, ये तो एक्चुअल है, ठीक है, ये एक्चुअल है। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि फोरमैन ने क्या किया। अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा खर्चा फिक्स्ड है कि वेरिएबल, तो मुझे ये देखना चाहिए, ठीक है, मेनली ये तो देखेंगे तो पता चलेगा। तो अगर 720 मेरा 8000 पे भी है और बजट पे भी मैंने 0.09 करके ही लगा है, वो कैसे पता किया, ये डिवाइड करके पता किया, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि अगर मेरा सेमी वेरिएबल होता है तो ये पर यूनिट सेम नहीं होगा, ठीक है। तो 0.09 करके हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे 720, ये देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे 720, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, 720। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 900, और 6000 वाला कितना हो जाएगा 540। अब इसका ना एक वर्किंग नोट जरूर बनना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में अगर सिर्फ ऐसे लिख के आ जाएंगे तो फिर जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो हम एक वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं कैसे करके होना चाहिए। इसमें ना काफी जगह लगेगा, तो हम 2 पेज रख देते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे दिखाते हैं वर्किंग नोट करके कि कैसा होगा। तो एक सेकंड हम देख लेते हैं, मुझे इस पेज में करना है, ठीक है। तो हम एक वर्किंग नोट करके दिखाते हैं कैसे होगा। वर्किंग नोट जरूरी होगा, ये हम एग्जाम पर्पस में दिखा देते कि कैसे करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा कि कॉस्ट पर यूनिट मेरा फिक्स्ड है कि नहीं, तभी हम वेरिएबल बोल के डिसाइड कर पाएंगे। तो ऐसे हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 8000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8000, तो ये हो गया 0.09 रुपीज, 0.09। अच्छा, कॉस्ट में रुपीज ये सब लिखना मैंडेटरी होता है, अकाउंट्स में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेबर फॉर 6000 यूनिट, तो हम लोग 6000 यूनिट का निकालेंगे, तो 6000 यूनिट का कितना हो जाएगा 6000 इंटू 0.09, तो ये कितना हो गया 540। और मुझे अगर देखना है कि ये वेरिएबल है तो उसका क्या हो गया, ये मैंने 720 के ऊपर चेक किया और इसके ऊपर भी चेक करके देखेंगे 900 के ऊपर, ठीक है। तो बजटेड में ये रहा 900 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000। तो ये आंसर आ गया 0.09। तो क्योंकि दोनों में ही सेम आया तो ये वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो 6000 यूनिट का कितना हो जाएगा 540, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट होना चाहिए कि 540 कहाँ से आया, यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा ये 540 कहाँ से आया, तो वो उसका एक वर्किंग नोट होना चाहिए। अब एक्चुअली में जो फोरमैन है उसने कितना खर्चा कर रखा है 600 का खर्चा कर रखा है, ठीक है। तो डिफरेंसेस कितने का आ गया 540 और 600 का डिफरेंसेस हो गया 60। मतलब फोरमैन ने बचाया नहीं, उल्टे का ज्यादा खर्चा हुआ। मतलब बजट के हिसाब से जो था वो 6000 का खर्चा 540 होना चाहिए, जबकि उसने 600 करवा दिया, मतलब डिफरेंस 60 का हुआ, बचत कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इनडायरेक्ट मेटेरियल 800, 1000 और 700 है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट मेटेरियल यहाँ पर मैंने रुपीज लिख दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि वेरिएबल है कि नहीं। पहले हम डेटा लिख लेते हैं 800 और 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 800, यहाँ पर लिख देंगे 1000। ये मुझे चेक करना पड़ेगा कितना हुआ, और एक्चुअल वाला डेटा दिया हुआ है, एक्चुअल वाला हो रहा है यहाँ पर 700, ठीक है, एक्चुअल वाला हो रहा है 700। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये वेरिएबल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कितना है 720, सॉरी 800 और डिवाइडेड बाय
1000 यूनिट, तो फिर 800 डिवाइडेड बाय 8000 कितना हो जाएगा? 0.8। 0.1 10 पैसा करके हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या ये भी उतना ही है 1000 और यहाँ पर 10,000, हाँ उतना ही होगा, 10 पैसा ही होगा। 1000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये भी कितना आ गया? 0.1 आ गया, ठीक है। ये रुपीज लिखना पड़ेगा, रुपीज इतना, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कंफर्म ये वेरिएबल हो गया। अगर ये वेरिएबल है तो इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट फॉर 6000 यूनिट, मतलब जो बजट हम लोगों को 6000 में ट्रांसफर करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा? 600 रुपीज। 6000 इंटू 0.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज। ये हो गया। अच्छा, अभी तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि ये सब लिखने का क्या जरूरत है, एग्जाम में उसी टाइम में लिखना पड़ेगा, ये एक बात है। बाकी सीखेंगे जब हम लोग का जो है सेमी वेरिएबल वाला आएगा तो और भी अच्छे से पता चलेगा। इसमें तो उतना कुछ मतलब नॉर्मली हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वेरिएबल हो गया, नेचर लिख दिया, वर्किंग नोट 2, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नहीं कैलकुलेट करके भी, वर्किंग नोट बिना बनाए भी हम लोग कर सकते फिलहाल के लिए, लेकिन हम एक बार दिखा दे रहे। फिर यहाँ पर कितना हो गया? ये आ गया मेरा 600, ठीक है। अच्छा, अब 600 बजट के हिसाब से होना चाहिए, फोरमैन ने कर रखा है 700 का खर्चा, अगेन डिफरेंस 100 का और बचत कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, देखते हैं कौन सा खर्चा है। अब यहां से समझने वाला चीज आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रुपीस, ठीक है। अब देखेंगे ये कैसा खर्चा है। वर्किंग नोट नंबर 3, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मैडम ये वर्किंग नोट क्या रफ में करना पड़ेगा क्या, कि वहीं साइड में कहीं करना है नहीं, एग्जाम ये में? अलग अलग पेज में करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पेज गैप दिया ना, यहाँ पर मेरा ये वाला कैलकुलेशन चल रहा है, एक पेज मैंने रख दिया क्योंकि क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 पेज चाहिए, और ये लास्ट में किया है मैंने, एंड में। एग्जाम ऐसे ही करना है, हाँ दो पेज छोड़? हाँ हाँ, एग्जाम में ऐसे करना। अच्छा, 600 है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट। 600 रुपीज जो है वो कितने यूनिट के लिए? वो तो 8000 के लिए। तो देखते कितना आता है। 6000 बाई 600 बाई 8000, 0.075, ठीक है। अगर ये वेरिएबल है तो बजट में भी उतना ही आना चाहिए। तो ये है 650 और 10,000 नहीं आएगा, देख लीजिए, 650 और ये हो गया 10,000, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये तो 0.065 ऐसा कुछ आएगा शायद, 0.065, ठीक है। अब ये चेंज हो गया। पहला बात है, ये तो फिक्स्ड है ही नहीं, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड होता, ये खर्चा अगर फिक्स्ड होता तो यहाँ 600 है तो बाकी जगह पे भी तो 600 होता, मतलब यहाँ 600 होता। ये तो एक्चुअल है, इसको छोड़ते हैं, ये एक्चुअल तो कुछ भी चेंजेस हो सकता है हमारा। तो ये जो है 600 और ये 650, तो अगर ये फिक्स्ड होता तो यहाँ पर भी 600 होता, तो यहाँ भी आ जाता, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो होना ही चाहिए था, लेकिन उससे पता चला कि फिक्स नहीं है। फिर लग रहा है देख के कि वेरिएबल है क्योंकि चेंजेस है, लेकिन वेरिएबल होगा तो अभी तो मैंने बताया कि कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होगा, थोड़ी ना पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल दिया, कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग कुछ भी परचेस कर रहे हैं किलो में, ठीक है, या फिर लीटर में, तो फिर वो पर किलो पर लीटर जितना होगा, जितने क्वांटिटी में परचेस करेंगे उसके हिसाब से टोटल खर्चा चेंज होगा, थोड़ी ना पर यूनिट या फिर पर किलो चेंज हो जाएगा। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस यहाँ 0.075, यहाँ पर 0.065, ऐसा क्यों हो गया? मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, ये सेमी वेरिएबल हो गया। ये सेमी वेरिएबल है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंजेस दिख रहा है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी इंक्लूडेड होगा और वेरिएबल पोर्शन भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये खर्चा सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल है ये तो समझ गए, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कैसे करें कि इसमें कितना सेमी वेरिएबल है, कितना फिक्स्ड खर्चा है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ऐसे करके कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है रिपेयर मेंटेनेंस का, चाहे किसी भी यूनिट के लिए हो, उसमें दो कॉस्ट इंक्लूडेड है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दो कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेरिएबल कितना है फिक्स्ड कितना है? तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पर, इसका यूज करेंगे, हम फॉर्मूला समझा देते हैं।
डिफरेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर मुझे निकालना तो यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं या फिर चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट। ठीक है, अच्छा ये वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों लिखा गया फॉर्मूले में, क्योंकि मेरा कॉस्ट जो चेंज होगा वो जैसे किसी कॉस्ट में अगर वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है तो उसमें चेंजेस जो है ओनली वेरिएबल पोर्शन के लिए होगा, फिक्स्ड पोर्शन के लिए नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड पोर्शन तो किसी भी एक्टिविटी लेवल पे फिक्स्ड रहेगा। मतलब ये जो 600 या 650 इसमें दो कॉस्ट इंक्लूडेड है, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स। ठीक है, तो फिक्स जो अमाउंट है वो 8000 पे भी जितना है 10000 पे भी उतना ही है, बट वेरिएशंस जो दिख रहा है वो वेरिएबल के लिए दिख रहा है, इसीलिए चेंजेस इन कॉस्ट। तो अगर हम लोग अपना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, जैसे हम लोगों ने चेंज क्या किया, हम लोग का जो नॉर्मल मंथली कैपेसिटी था वो हम लोग का कितना था, वो हम लोग का 8000 था, हम लोगों ने उससे चेंज करके 10000 का बजट बनाया। ठीक है, तो हम लोग का कैपेसिटी लेवल 8000 से 10000 हुआ, तो चेंजेस कितना हुआ, चेंजेस हो गया हम लोग का 2000, तो यहां पर लिखेंगे 10000 माइनस 8000। तो ये यूनिट चेंज होने की वजह से एक्सपेंसेस कितने चेंज हुए, 650 माइनस 600, तो ये कितना आ गया, $650 माइनस 600, ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 2000। देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ गया 0.025। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअली इतना है, क्योंकि मेरा जो खर्चा 600 से 650 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक्टिविटी लेवल क्या किया, ये देखिए 600 से 650 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक्टिविटी लेवल 8000 से 10000 करने का सोचा, तो उसके हिसाब से मेरा जो खर्चा 600 का होता है रिपेयर मेंटेनेंस का, वो बढ़ के 650 हो जाएगा अगर हम 8000 की जगह 10000 का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब 2000 एक्स्ट्रा के लिए मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है 50 रुपीज। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है ये वेरिएबल नेचर का ही है, कंफर्म, क्यों, क्योंकि मेरा फिक्स्ड खर्चा तो ऐसा होता ही नहीं है जो कि 8000 से 10000 जाने पे बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, वो तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये जो चेंजेस दिख रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए ही दिख रहा है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेमी वेरिएबल खर्चे में, चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट। जो भी यूनिट चेंज पे कॉस्ट चेंज हुआ है, चाहे ज्यादा हो या कम हो, वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट के लिए हुआ है। तो मतलब ये जो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है इसमें जो वेरिएबल पोर्शन है वो है 0.025 पर यूनिट करके। अब इसमें से हम लोग जो है फिक्स्ड खर्चा कैसे निकालेंगे, तो वो कुछ ऐसे निकलेगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कौन सा ले, कोई सा भी ले सकते हो आप लोग, 600 लो या 650, आंसर एक ही आएगा, हम दोनों से ही दिखा देंगे 600। इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना होगा, वेरिएबल पोर्शन हम लोग को पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 0.025 पर यूनिट, तो फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब जितना भी यूनिट बनाते हैं, और ये कितना यूनिट का है, ये जो 600 खर्चा लिया ये 8000 यूनिट पे है। ठीक है, तो 8000 यूनिट पे कितना खर्चा होगा प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो सॉल्व करके यहां से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, तो 600 8000 इंटू 0.025 200 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 400। क्या अगर हम लोग 600 की जगह ये वाला लेते, ये 650 लेते तो भी सेम आंसर आता, बिल्कुल आता, हम दिखा देते हैं एक बार, टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम टोटल कॉस्ट 650 वाला लेते, ठीक है, तो मेरा वेरिएबल खर्चा कितना आता, वेरिएबल खर्चा पर यूनिट तो फिक्स्ड है, चाहे हम कितना भी क्वांटिटी में प्रोडक्शन क्यों ना करें, अभी मैंने बताया वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वैरी करेगा, पर यूनिट में कभी वैरी नहीं करेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, पर यूनिट पे वैरी करेगा बट टोटल में वैरी नहीं करेगा। तो 0.025 इनटू ये कितने यूनिट के लिए था, ये था 10000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो 650 और 0.025 ये देखते हैं कितना आएगा, 250 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 400। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का फिक्स्ड है, इससे प्रूव हुआ
कि वो टोटल वो 600 में भी जब इंक्लूडेड है 400 के हिसाब से इंक्लूडेड है, 650 में भी जब इंक्लूडेड है 400 के हिसाब से इंक्लूडेड है। मतलब जो चेंजेस दिख रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो ना, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब कितना है 200, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 250। अब यहाँ 200 क्यों हो रहा है, क्योंकि 8000 इंटू 0.025 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 10,000 इंटू 0.025। तो एक चीज समझ में आ रहा है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल जो है फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और पर यूनिट पे वेरी करेगा। कैसे, जैसे ये 400 फिक्स्ड कॉस्ट कितने यूनिट के लिए 8000, तो इसको 8000 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ये 400 कितने के लिए 10,000, तो अगर 10,000 डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा एक खर्चा है जो टोटल में फिक्स्ड और पर यूनिट में वेरी करेगा, और जो वेरिएबल खर्चा है वो जस्ट इसका ऑपोजिट है, वो पर यूनिट पे फिक्स्ड और टोटल में करेगा वेरी, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। तो ये हो गया हम लोग का, पता चल गया कि ये सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल कैसे पता करेंगे, जब हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं ना, तो अगर वेरिएबल होगा तो इसमें भी जितना आएगा इसमें भी उतना ही आएगा, पर यूनिट फिक्स्ड होगा। जब पर यूनिट मेरा चेंजेस हो जा रहा है और ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं था, तो इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल होने वाला है। और अगर सेमी वेरिएबल है तो हमें इसे इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने बताया इस तरीके से करना पड़ेगा और एग्जाम में ऐसे दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का सेमी वेरिएबल। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें खर्चे लिख लेने हैं। अब देखते हैं क्या क्या खर्चा था। तो 600, 650, ये 600, ये वाला 650, ये तो मैंने निकाला ही नहीं, और ये वाला ये निकालना पड़ेगा। और ये देख लेते हैं इसका एक्चुअल कितना था, वो डेटा लिख लेते हैं। ये है 600, एक्चुअल था 600। तो 600 बजट के लिए कितना होगा वो निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो फॉर 6000 यूनिट रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कितना हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालेंगे, 6000 यूनिट इंटू 0.025 और फिक्स्ड 400, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड होता है चाहे कितने भी यूनिट का हम लोग क्यों ना प्रोडक्शन कर ले। तो 6000 इंटू 0.025 प्लस 400, जितना होगा उतना ही लेना पड़ेगा। 150 प्लस 400, 150 प्लस 400, ये हो गया हम लोग का 600, 550, 600 नहीं 550 हो रहा है। तो 550 जो है ये बजट के हिसाब से होना चाहिए। अब देखते हैं इन्होंने कितना कर रखा है, इन्होंने 600 कर रखा है, अगेन इन्होंने 50 रुपीज का ज्यादा खर्चा कर डाला है, ठीक है। तो अभी तक तो बोनस का कोई चांसेस दिख नहीं रहा है, ठीक है, अभी भी खर्चा बाकी है। वैसे पावर का देखते हैं, पावर, ठीक है, पावर का भी हमें शायद वर्किंग नोट बनाना पड़े, देखना पड़ेगा। पावर का खर्चा लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, 800, 875, 740, 800, 875 और यहाँ पर हो जाएगा 740। अब पावर का खर्चा देखते हैं क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 4, पावर कॉस्ट पर यूनिट। देखते हैं पर यूनिट में अगर चेंजेस नहीं है तब तो अच्छा है, वेरिएबल हो गया तो जल्दी हो जाएगा। 800, 875, 800, 875 नहीं वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 8000, 0.1, 875 डिवाइडेड बाई 10,000, 0.0875। फिर से वही, ये हो गया मेरा सेमी वेरिएबल खर्चा, ठीक है। पावर का भी मेरा हो जाएगा सेमी वेरिएबल खर्चा। अब हम ये दोनों निकाल के नहीं दिखाएंगे, एक ही निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। अभी इसको कैसे निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट, ठीक है। अब हम और इतना डिटेल्स नहीं लिख रहे, रफली लिख दे रहे हैं। चेंजेस इन कॉस्ट ये हम लोग का हो जाएगा कितना, पावर का जो है 800 से 875, तो यहाँ पर लिखेंगे 875 माइनस 800, और ये 10,000 माइनस 8,000, तो ये 75 डिवाइडेड बाय 2000। $0.0375
कुछ इतना आ रहा है 0.0375, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कोई भी एक डेटा लेके निकाल सकते हैं। तो अगर हम 875 ले रहे हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, वेरिएबल और फिक्स्ड। टोटल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स्ड 800 ले लेते हैं, 875 से भी आंसर आएगा। 800 मतलब 8000 इंटू 0.0375 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, देखते हैं कितना आता है, इंटू 8000, ये आ गया 300 और ये 800 माइनस 300 इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 500, ठीक है। तो फॉर 6000 यूनिट कितना हो जाएगा, फॉर 6000 यूनिट हम लोग का हो जाएगा टोटल कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, जिसमें से वेरिएबल तो हम लोग को सॉरी फिक्स तो हम लोग को पता ही है 500 होगा, वेरिएबल भी पता है 0.0375 पर यूनिट करके 6000 पे निकालना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितना है। तो 500 प्लस 0.0375 प्लस 6000 225 725, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 725। तो यहाँ पर लिखेंगे 725, यहाँ लिख दिया मैंने 725, और इन्होंने कर रखा है 740 का खर्चा। अगेन इन्होंने कुछ बचत नहीं किया, 15 रुपीज का ज्यादा खर्चा किया है। तो ये भी हो गया सेमी वेरिएबल और वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। सेमी वेरिएबल वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग का है टूल्स कंज्यूम, ठीक है। तो टूल्स कंज्यूम्ड में ही टाइम लगेगा, जो कि हम लोग का सेमी वेरिएबल ही आएगा। बाकी ये रेट्स टैक्सेस एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब फिक्स्ड है। देख लीजिए 800 800 100 और 100, ठीक है, ये दोनों पे कंपेयर करना है, तो ये हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, टूल कंज्यूम्ड को हम यहाँ पर यहाँ ऐसे लिख देते हैं, टूल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। टूल कंज्यूम्ड, इसका डेटा यहाँ पर जो देख के लिख सकते हैं वो लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग का 320 400 300 320 400 और यहाँ पर हो जाएगा 300। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। ये भी सेमी वेरिएबल आएगा, आप लोग को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। सेमी वेरिएबल वर्किंग नोट नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, वर्किंग नोट नंबर 5 फिलहाल लिख के रख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं रेट्स एंड टैक्सेस, ये फिक्स नेचर का है, देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे चेंज नहीं हुआ। 150 150, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 150, यहाँ पर भी हो जाएगा 150, और बाकी सब में भी 150 ही होगा। तो ये तो मेरा जीरो आएगा, ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी मेरा फिक्स नेचर का होगा। अच्छा, इसमें फिक्स लिख लेना है, इसका कोई वर्किंग नोट का भी जरूरत नहीं होगा। अच्छा, फिक्स्ड में देखते हैं कितना है, 800 डेप्रिसिएशन, 800 800 800 और 800, इसमें भी इनका बचत करने वाला कोई बात नहीं रह रहा है। और लास्ट खर्चा जो है वो है इंश्योरेंस, 100 100 100 इंश्योरेंस, ठीक है। ये भी फिक्स नेचर का है। ये हो गया मेरा 100 100 100 और 100, इस पे भी इनका कोई बचत करने लायक कुछ है नहीं। बस अब हम लोग ये सारे कॉलम्स को टोटल करेंगे, ठीक है। सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे तो उसके बाद हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देखा कुछ भी बचत हुआ नहीं है, तो यहाँ पर टोटल करने से पता चलेगा कि एक्स्ट्रा ही खर्चा है, तो इसका मतलब उनको बोनस तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो कंक्लूजन हमें लिखना पड़ेगा। तो हम एक टास्क दे रहे हैं, ये जो वर्किंग नोट नंबर 5 है ये आप लोगों को कर लेना है घर पे, ठीक है। घर पे करके देखना है कि आंसर कितना आ रहा है, फिर यहाँ पर आंसर निकालना है और ये सारे कॉलम्स को ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तो हम आप लोगों से पूछ लेंगे कि क्या क्या आंसर आया, और उसको आप लोगों से पूछ के ही पुट कर देंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट कर लेंगे। और होमवर्क के लिए फ्लेक्सिबल बजट में से किया जा सकता है, ये थोड़ा टफ है, ये नहीं होगा शायद, ठीक है। अगर होगा तो कर सकते हैं ट्राई आप लोग, ये वाला क्वेश्चन करने से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क दे सकते हैं, जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है। तो जो आधा रहा क्वेश्चन वो कंप्लीट करना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना, ये दोनों हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम। ठीक है, बाय।